तो नमस्कार दोस्तों, आज है हम हजारीबाग ज़िला में और हमारे साथ हैं हजारीबाग के एक मशहूर टीचर संदीप सर। तो सर, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो मैं हूं अभी बाबूगांव एरिया में। और आज हम लोग बात करेंगे संदीप सर से। काफ़ी टॉपिक्स हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक हैं जैसे संदीप सर के लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे, उनके जर्नी के बारे में जानेंगे, और हजारीबाग का मतलब ये बाबूगांव जो एरिया है, कोचिंग अब इसे कहा जाता है, तो इससे भी रिलेटेड कुछ सवाल रहेंगे और भी बहुत तरीके के सवाल हैं जो आपको आगे पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि मतलब कोचिंग लाइन में कैसे आए, टीचिंग लाइन में कैसे आए, और ये गूगल कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट का शुरुआत कैसे की। धन्यवाद आपको। सबसे पहले हजारीबाग में आप एक जो नई पहल की शुरुआत किए हैं, उसके लिए हमारे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे प्यार, और हमारे जितने चाहने वाले हैं उन सबों के तरफ से आपका सपोर्ट और आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो बात है इस गूगल कंप्यूटर की। शुरुआती दौर में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि हमको कोचिंग फील्ड में आना है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, हम भी शुरुआत में सरकारी नौकरी जैसे सभी बच्चों का इच्छा होता है, उनकी तरफ हम बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में घर की परिस्थितियां, घर का वातावरण ऐसा सपोर्टिव हमें नहीं मिल पाया, जिसके कारण हम जिस और जाना चाह रहे थे वो नहीं जा पाए। और कहीं ना कहीं इस कोचिंग फील्ड में हमें मजबूरियां लाया है, एक सिचुएशन लाया है। ये मेरा पसंदीदा जॉब नहीं है, फिर भी जब इस फील्ड में हम आए हैं तो अब मन लगने लगा, और मन लगने के साथ साथ अब काफ़ी अच्छा लगने लगा है, और इसी को अब जिंदगी मान चुके हैं। और आखिरी दम तक जब भी शरीर में जान रहेगा तब तक ये लाइन रहेगा, बच्चों के प्रति मेरा जान प्राण तन मन सब निछावर रहेगा। तो बात यही है कि मेरा ये कोई चॉइस नहीं था, ये मजबूरी है, और इसके पीछे बहुत लंबा कहानी है। अगर वो सवाल आपका कहीं आएगा बीच में तो उस पर भी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी मजबूरी है, चॉइस नहीं है, तो जब आपकी ये चॉइस नहीं है तो क्या आप बच्चों को मतलब उस सही तरीके से गाइड कर पा रहे हैं? क्योंकि जब आपका चॉइस ही नहीं है तो ये हो सकता है कि आप फोकस सही से नहीं कर पा रहे होंगे। आपने सही कहा। जैसा कि बात यह है कि मेरा मजबूरी है, चॉइस नहीं, बट ये शुरुआती दौर था जिसमें हम इसको शुरुआत कर रहे थे। शुरुआत करते समय ये मजबूरी था। अब इसमें हमको धीरे धीरे, वो कहते हैं ना कि जब कोई दारू पीता है तो शुरू में किसी टेंशन की वजह से पीता है या किसी फ्रस्ट्रेशन को भुलाने के लिए पीता है, लेकिन जब थोड़ा पीने लगता है तो बाद में मजा आने लगता है, और वो फिर जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। कोई जुआ खेलता है तो जुआ खेलते समय शुरुआत में वो कोई पैसे को जीतने की लालच में या किसी लालच से वो चीज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको मजा आने लगता है। तो उसी तरीके से शुरुआत तो हम मजबूरी में किए थे, और अब इतना आनंद आने लगा है कि इसके अलावा दूसरा काम हमको अच्छा ही नहीं लगता है। तो हम अब 100% दे पाते हैं, और 100% देने के साथ साथ बच्चे भी हमारे काम से 100% खुश हैं, हमारे पढ़ाने के तरीके से खुश हैं, और हमारे रिजल्ट से भी खुश हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आपका कोचिंग काफ़ी बड़ा है और नामी है हजारीबाग में, तो इसके बारे में भी मतलब एक दो लाइन में बताइए कि इतना लंबा मतलब कैसे हजारीबाग में, क्योंकि मतलब हजारीबाग में टिकना और कोचिंग पढ़ाना काफ़ी स्ट्रगल का काम होता है। आपके टक्कर में आपसे ऊपर भी हो सकते हैं कोई कोचिंग होंगे, आपसे नीचे भी कोई कोचिंग होगी, तो आप इस लेवल पे कैसे आए? देखिए, बात आपने सही कहा कि हजारीबाग में सक्सेस होना आम बात है, सक्सेस बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो पहली बात, हमने जो सक्सेस का डेफिनेशन बनाया है वो शॉर्टकट नहीं बनाया है, और सक्सेस में हम किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किए। हमारा जो भी मेहनत है वो बच्चों के प्रति मेहनत होता है, जो भी हम काम करते हैं वो बच्चों के प्रति काम करते हैं, और बच्चों का डायरेक्ट कनेक्शन हमसे होता है। बीच में कोई मीडिएटर हम दोनों को अटैच नहीं किया है, जिसके कारण क्या है, बच्चे हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं और हम भी बच्चे से डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं। तो जब आपस में बॉन्डिंग दो लोगों का स्ट्रांग हो जाता है तो उसको तोड़ने के लिए हवाओं का नहीं, चट्टान का जरूरत पड़ता है, जो हजारीबाग में अभी तक कोई चट्टान पैदा नहीं हुआ है। और शायद यही रीजन है कि हम जो
सफलता बच्चों के द्वारा हमें दिलाया गया है और बच्चों का भी इसमें मेहनत रहा, सपोर्ट रहा। हम तो प्रतिदिन, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक साल अपना 100% देते आ रहे हैं, लेकिन ये बच्चों का प्यार है कि उस मेहनत को वो बरकरार रखे हैं, उस चीज को वो समझें कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, और हमेशा डायरेक्ट वो हमसे बच्चों का बॉन्डिंग रहा है। और यही कारण है कि बच्चे से हमारा लगाव बनता रहा है, और जो बच्चों से मेरा कनेक्शन बना है आज तक वो बॉन्डिंग टूटा नहीं है, जिसके कारण ये कोचिंग चलता आ रहा है। और जब तक हम बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे, किसी में दम नहीं है कि इस कोचिंग को हिला पाए। और दूसरी बात है, हजारीबाग का माहौल धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। उस माहौल की ओर हम ना बढ़ रहे थे ना बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी हम वही फंडा अपनाए हैं जो हम 7 साल पहले कोचिंग ओपन करते समय फंडा अपनाए थे। तो पहली बात, इस कोचिंग का सफलता का श्रेय पूरा हमारे शुरुआत के बच्चों को जाता है, और सफल रहने का जो सिला देते हैं या फिर जो उनका डेडिकेशन देते हैं, वो करंट में जो बच्चे हैं वही वो हम पे भरोसा जता के दिखाएं, वही वो भरोसा बनाए रखे जो शुरुआत के बच्चे हमसे भरोसा बनाए रखे थे। इसीलिए जब तक बच्चों का भरोसा हम पे बना रहेगा, ये कोचिंग इसी तरह आगे बढ़ेगा और हमेशा ये हजारीबाग में एक नई पहचान की ओर से आप लोगों के सामने जाना जाएगा। तो इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल आपसे और ये रहेगा कि कोई नया बच्चा अगर हजारीबाग आता है कल के डेट में, हाँ, तो आपके कोचिंग को क्यों ज्वाइन करेगा? मतलब कुछ ऐसा बताइए जिससे कोई नया बच्चा आता है हजारीबाग में तो आप ही के कोचिंग को ज्वाइन करेगा, क्योंकि और भी बहुत से कोचिंग जी जी जी, है ना। जैसे कोई नए बच्चे हजारीबाग आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आप हर सब्जेक्ट का 50, 60, 70 कोचिंग है। वो हमारे कोचिंग को इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि हम बच्चों को एज अ टीचर नहीं, एज अ फ्रेंड, एज अ बड़ा भाई जैसा हम ट्रीट करते हैं। तो पहला जो बच्चों का डर होता है टीचर के प्रति, वो पहला निकल गया। बीच बीच में हम बच्चों को वो बड़ा भाई जैसा पनिश भी करते हैं, जहां वो पे डायरेक्ट मूव कर रहे हैं, जहां उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मूव कर रहे हैं, वहां पे उनको पनिशमेंट भी दिया जाता है। हम आज के जनरेशन में जो बच्चों का मेन प्रॉब्लम है उस पर बात करते हैं। हम क्लास में बच्चों को ये नहीं कहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर कोई बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं आखिर बच्चा के साथ रीजन क्या होगा, आखिर वो हमारी ओर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा है, आखिर उसका प्रॉब्लम क्या होगा। क्योंकि हर क्लास में बैठा हुआ बच्चा स्टूडेंट तो जरूर होता है, लेकिन सब यहां पे क्लास में फोकस नहीं कर पाता है। तो मेरे क्लास को ज्वाइन इसलिए करें क्योंकि हर बच्चा का अटेंशन हम खींचते हैं, हर बच्चा पे ध्यान देते हैं, हर बच्चों को अपना भाई जैसा पढ़ाते हैं, अपनी बहन जैसा पढ़ाते हैं। हर बच्चों पे जो मेन बात होता है बेसिक लेवल से, हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। बच्चा को क्या आता है नहीं आता उससे हमें कोई लेना देना नहीं। और उसके साथ साथ वैसे बच्चे जिनके साथ मुसीबत आता है उनके साथ हमें हमेशा 24 घंटा खड़ा रहते हैं। कोई बच्चा रात में किसी को लॉज में दिक्कत होता है, किन्हीं का मेडिकल इश्यूज हो जाता है, किन्हीं का पैसे का दिक्कत होता है, हम रात में बच्चा को जाके हॉस्पिटल लेके जाते हैं, रात में जाकर के बच्चों का मैटर सॉल्व करते हैं। किन्हीं के साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, उनको हम दिल से हमेशा सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, हम अपने कोचिंग में फ्री करते हैं, दूसरे कोचिंग का पैसा हम देते हैं। इसलिए बच्चे हमको ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ एक बेहतर पढ़ाई, एक बेहतर कॉन्सेप्ट और रिजल्ट के बारे में हम कहेंगे, अपने बारे में तो ज्यादा हो जाएगा। ये तो सब जानता है कि हमारा कोचिंग रिजल्ट के नाम से ही जाना जाता है। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि बाबू गांव जो है इसको लोग एजुकेशनल हब बोलते हैं, कोचिंग एजुकेशनल हब। तो अभी के टाइम में क्या है, मतलब यहाँ पे एजुकेशन मिल रहा है या सिर्फ कोचिंग हब बन के रह गया? देखिए बात ऐसा है ना कि लॉकडाउन से पहले यहाँ पे जो भी टीचर्स आए थे वो पैशनेट थे अपने काम को लेकर के। उनके अंदर जज्बा था वो कि हमें हजारीबाग में एक नया माहौल क्रिएट करना है, एक नया चेंजिंग लाना है, पढ़ाई के साथ साथ इसको आगे डेवलप करना है, इसको पटना, रांची, दिल्ली जैसा हब बनाना है एजुकेशन का। लेकिन जैसे बीच में लॉकडाउन आ गया तो क्या हुआ ना कि लॉकडाउन के बाद हजारीबाग में काफी बेरोजगारी बढ़ गया। बच्चे का जो मूवमेंट था, डेडिकेशन था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। तो अब हजारीबाग के कुछ पुराने सीनियर्स लोग या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या किए, ज्यादातर लोग कोचिंग खोल दिए हैं। अब कोचिंग खोलने के बाद वो अपने काम को लेकर पैशनेट है नहीं है, वो उस काम को एज अ बिजनेस के तौर पे ओपन कर दिए हैं। अब उनको किन्हीं तरीके से बच्चे चाहिए। अब आपको पता है कि जो अपने काम को लेकर डेडिकेट है वो तो मेहनत करेगा,
लेकिन जो कह रहे हैं कि ऑप्शनल खोला है, ऑप्शनल के तौर पे वो ओपन कर दिया। हजारों कोचिंग ऐसे हैं जो पर डे यहाँ पे खुलता है, बंद होता है। तो वो जो ऑप्शनल के तौर पे लोग कोचिंग ओपन कर रहे हैं, वो अपने काम के प्रति स्वाभाविकता नहीं दे पा रहे हैं, 100% नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, अब उनको बच्चा चाहिए तो बच्चा कब जाएगा, जब आप पढ़ाइएगा। अब वो तो पढ़ा पा नहीं रहे क्योंकि वो उसको ऑप्शनल के तौर पे खोले हैं, मजबूरी से खोल दिए हैं। बेरोजगारी को थोड़ा कम करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए ओपन कर दिए हैं। अब वो उस तरीके से कंटेंट नहीं दे पा रहे जो पहले टीचर देता था। अब उनको बच्चा अपने और लाना है तो एक ही उपाय है भैया, मार्केटिंग करना, जो कि आपको पता है, एक सुई से लेकर जहाज बेचिए, आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करने लगे, मार्केटिंग पे उतर गए। अब पढ़ाने छोड़ करके क्या है ना, फी को इशू बना दिया गया, कम पैसे का लालच दे करके, वाईफाई का लालच दे करके, 4 को लाइए आपका फ्री कर दिया जाएगा, इस चीज को लालच दे करके, इन सब चीजों का मोह दे करके बच्चे वो सब खींच ले रहे हैं, या बच्चे उनके पास चला जा रहा है, और जाने के बाद वो कंटेंट उन लोग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। उन लोग को, बच्चों को पकड़ के रखने के लिए कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट करना पड़ रहा है। रिजल्ट तो वो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको कुछ ना कुछ इश्यूज बनाना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ लोभ लालच देना पड़ रहा है, जिसके कारण ये कोचिंग तो हब नहीं है, इसको खाली बोलेंगे बच्चा का हब बन गया है। कोचिंग का हब नहीं है। कोचिंग यहाँ गिने चुने 40-50 कोचिंग ऐसे हैं जो दिल से बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और दिल से बच्चों के लिए रिजल्ट दिलवाते हैं, और साथ ही साथ उनके भविष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं। बाकी 500 कोचिंग होगा, 450 कोचिंग को यहाँ पे उनका यूज कर रहे हैं, बच्चों का शोषण कर रहे हैं, बच्चों को फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं ये आगे चल करके हम जैसे टीचरों को और बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। और आगे आने वाला समय में देखिए, किसी भी चीज का जानकारी ना हो तो ना दिया जाए तो होगा कि वो नहीं जानेगा, लेकिन अगर गलत जानकारी या कम जानकारी दीजिएगा तो कहीं ना कहीं वो खतरनाक साबित होगा। तो आप जो कहें कि हजारीबाग कोचिंग का हब माना जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हजारीबाग सिर्फ स्टूडेंट का हब है, कोचिंग यहाँ तो है ही नहीं। गिना चुना 40-50 कोचिंग है जो दिल से बच्चों के लिए खड़ा है, मेरे हिसाब से। बाकी लोगों का हम नहीं कह रहे हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि नए नए कोचिंग खोल लेते हैं, या फिर बच्चे लाने का एक ही ऑप्शन होता है, मार्केटिंग करना है। तो मैंने एक और टीचर के साथ पॉडकास्ट किया था, वो भी सेम बात कहते हैं। बात ये कि दलाल कि कोचिंग में बच्चे लाने के लिए दलाल छोड़ा जाता है, और वैसे लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे कि जो बच्चों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, जो नए नए हजारीबाग आते हैं और जो उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, और वैसे कोचिंग में चले जाते हैं जहाँ पे उनको नहीं जाना है, और फिर फंस जाते हैं। देखिए, हम दलाल को तो कुछ कह नहीं सकते, वो इसीलिए ना क्योंकि दलाल जो है वो यहाँ का सीनियर्स होते हैं, या कुछ टीचर्स होते हैं, या फिर जो पहले से यहाँ पे अपना पैर जमाए वो लोग होते हैं। अब नए नए गांव घर से बच्चे आते हैं, उनको तो नहीं पता, क्योंकि हम भी जब शुरुआत में आए तो हम भी तो किन्हीं को पूछे कि भैया क्लास कहाँ जाए। तो पहले जो थे ना कि वो सजेशन करते थे, बाबू यहाँ क्लास है, जा करके देख लीजिए। लेकिन अब का माहौल क्या हो गया है, अब जो यहाँ सीनियर्स बैठा है और जैसे गांव से बच्चे आते हैं उनको पहले क्लच में ले लेता है कि बाबू यहाँ रूम लेना है, आपको यहाँ क्लास जाना, पकड़ के लेके पहुंचा देते हैं। तो हम तो सीनियर से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भैया सीनियर तो पकड़ेगा गांव को। हम उन बच्चों से कहेंगे कि अगर आपके कोई गांव के सीनियर्स हैं, या कोई आपके जान पहचान के टीचर्स हैं, या फिर आपके कोई रिलेटिव में भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, तो अगर वो 2-4 कोचिंग का ऑप्शन देते हैं, क्योंकि भाई अगर कोई भी हजारीबाग में है तो कोई एक बेहतर नहीं है किसी सब्जेक्ट का। अगर हम ये कह दें कि कंप्यूटर में हम बेहतर है तो ये गलत है, कंप्यूटर का 2-4 बेहतर होगा। और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो किसी एक सर को बोलेंगे तो गलत होगा, 2-4 बेहतर होंगे। तो अगर यहाँ पे 500 कोचिंग है तो हर एक सब्जेक्ट का 2-4 लोग 5 लोग मेहनत कर रहे हैं। तो वो क्या है ना, आपको अगर कोई टीचर्स हो, कोई भैया हो, कोई दीदी हो, कोई या सीनियर्स हो जो पहले से यहाँ पे है, सारे 11th के बच्चे या जो नए बच्चे आ रहे हैं वो कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आपको कोई सीनियर्स सजेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपका यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर फोर्स कर रहे हैं कि तुम यहीं जाओ, हम जानते हैं क्या पढ़ाता है, ये है वो है ऐसे है, हमको पता, हम इतना साल से हैं, पकड़ के लेके जा रहा है, इसका मतलब वो आपका शोषण कर रहा है। जैसे आपका एडमिशन वहां पे होगा, उसको शाम में तुरंत ऑनलाइन या कैश पेमेंट पहुंच जाता है कमीशन के तौर पे। तो 11 बच्चे सावधान हो जाइए और अपना करियर को अपने हिसाब से डिसीजन ले। मैं कभी नहीं कहता हूं, मेरे पास जितने क्लास में बच्चे आते हैं, कभी कंप्यूटर के बच्चों को मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरे पास पढ़िए। हमने ये कहा जहां पढ़िए वो आपका डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि अगर अभी आपका 17-18 साल होने चला, अगर आप इस उम्र में अपने लिए एक सब्जेक्ट का कोचिंग नहीं चुन पा रहे हैं, तो 18 साल के बाद, 1 साल के बाद हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कैसे चुन पाइएगा, अपने गांव को मुखिया को कैसे चुन पाइएगा, अपने अनुमंडल का विधायक को कैसे चुन पाइएगा, विधानसभा के विधायक
विधायक को कैसे चुन पाइएगा, लोकसभा के सांसद को कैसे चुन पाइएगा, और बहुत लेट नहीं, 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद आपका उम्र हो जाएगा। तो कम से कम अभी से आप अपना डिसीजन लेना चालू कीजिए। सीनियर लोग से सावधान हो जाइए, कुछ टीचर से भी सावधान हो जाइए, वैसे लोगों से सावधान रहिए जो फोर्सफुली आपको किसी जगह पे जाने के लिए प्रेशराइज करते हैं। बाकी जो सजेस्ट करते हैं उनका वेलकम कीजिए, सब जगह जाकर के देख लीजिए, जहां पसंद आता वहां पढ़िए, क्योंकि डेमो तो सब जगह मिलता है। डेमो सब जगह मिलता है, आपको भी पता होगा, इतने साल से डेमो करना चाहिए ताकि हाँ, बच्चों को पहले डेमो करना चाहिए, कोचिंग सिलेक्ट करे कि कौन सा बढ़िया है नहीं। हाँ, जैसे अगर उनको खुद से पता है तो वो खुद से जाके डेमो कर सकते हैं, नहीं पता है तो किन्हीं से पूछ लेते हैं कि हाँ भैया कौन कौन सा क्लास है जहां पे हम अच्छा भविष्य बना सकते हैं, तो वो जाकर के 2-4 क्लास देखे, जहां पे उनको अच्छा लगे वहीं पढ़े। इससे क्या होगा, टीचर्स का भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत के अकॉर्डिंग हमारे को रिजल्ट मिल रहा है, और बच्चों को भी अच्छा सा फीडबैक दिया जाएगा। लेकिन अगर मेहनत कोई और करे और मजा कोई और ले जाएगा तो फिर आने वाला 2-4 साल के अंदर मेहनत करने वाले टीचर्स भी दलाली करना शुरुआत कर देंगे। अगर मान लीजिए हम 24 घंटा में 12 घंटा 13 घंटा बच्चों के लिए दे रहे हैं और हम रिजल्ट सबसे बेहतर दे रहे हैं, और बच्चे हमें छोड़ करके 500 वाला कोचिंग को चुनेगा, तो हम क्यों मेहनत करेंगे 12-13 घंटा? हम चुपचाप जाकर के 500 में चालू कर देंगे, जो सब कर रहा है वही हम ही करेंगे। लेकिन खास करके हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जब तक रहेंगे दिल से मेहनत करेंगे, और गलत होगा तो उसके खिलाफ कल भी थे आज भी हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक गलत तक आवाज उठाते रहेंगे। मेरा आवाज को रोकने के एक ही ऑप्शन है, आप हमको जान से मार दीजिए, बोलना बंद कर देंगे किसी भी फील्ड में हो। जब तक जिंदा रहेंगे, शरीर में जान रहेगा, गलत होगा, चाहे मेरा बाप हो चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, गलत होगा हम आवाज उठाएंगे। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर कोई आपका रिलेटिव हजारीबाग आता है तो आपको अपने कोचिंग में ना ज्वाइन करा के किसी दूसरे कोचिंग में उसको भेजना है, तो ऐसा हजारीबाग का कौन सा कंप्यूटर का स्पेशली कोचिंग है जिसमें आप उसका एडमिशन करवाना चाहेंगे? ये तो बड़ा क्रिटिकल सा सवाल है, और इस सवाल का जवाब देखिए 2 तरीके से दिया जा सकता है। पहला तरीका ये कि अगर हमारे रिलेटिव का है तो हम तो चाहेंगे कि वो सबसे पहले उसका करियर बेहतर बने, और हमसे बेहतर ख्याल उसका कोई दूसरा नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर ये कंपलसरी ही है कि आपको मेरे कोचिंग नहीं आना है, हजारीबाग में किसी और कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन करना है, तो हम कहेंगे कि आप कंप्यूटर का क्लास करिए ही नहीं, हम रूम आके पढ़ा देंगे, मेरे अलावा किसी और जगह पे वो जाना ही नहीं। क्योंकि हमको हजारीबाग में अपने अलावा किसी और कंप्यूटर क्लास पे भरोसा नहीं है कि मेरे भाई का, मेरे भतीजे का वो अच्छा से ख्याल रख पाएगा। क्योंकि कुछ लोगों का काम है यहाँ पे, देखिए हम सबकी तो बात नहीं कर रहे हैं, 1-2 टीचर थे जो 1-8 साल पहले अच्छा मेहनत कर रहे थे, हम कहते थे खुलेआम, क्लास में भी कहते थे कि देखो बाबू कंप्यूटर का क्लास ये लोग हैं, हम लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं। 1-2 कोचिंग है जिसका हमेशा हम नाम लेते थे, लेकिन 1-2 साल में हम ये भी देख रहे हैं कि वो सब भी कोचिंग बड़े स्तर पे दलाली कर रहे हैं। क्योंकि अब रिसेंट में कुछ हमको 11 के बच्चे बताए कि सर की क्लास में जो है ना, हम लोग जब आ रहे थे रास्ता में तो देवांगना तरफ एक चाउमीन का दुकान है, वो बोल रहा है पकड़ पकड़ के चलो वहां पे मेरा दोस्त है क्लास करवा देंगे। जेरोक्स का कोई कॉपी दुकान है, वो बोल रहा है चलो यहाँ पे क्लास करवा देंगे, जिसको हम अच्छा मानते थे। जो 1-2 टीचर कंप्यूटर क्लास को हम अच्छा मानते थे, वो भी इस साल से बड़े स्तर पर दलाली पे उतर गए हैं। उनको भी देख रहे हैं कि लॉज में कई सारे बच्चे और बच्चियों पकड़ पकड़ के उनके पास लेके जा रहे हैं। तो ये 1-2 साल से, हाँ अगर ये सवाल 2 साल पहले कहते तो मेरे साथ एक ऑप्शन रहता, एक ऑप्शन हम जरूर देते किसी कंप्यूटर क्लास का, लेकिन अब वो भी बड़े स्तर दलाली में शामिल हो गए। इसलिए मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से हमारे से बेस्ट हजारीबाग में नहीं हो पाएगा, इसलिए हम नहीं मानते किसी को। अगर एक एग्जांपल दे तो 50 कोचिंग में एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, 50 कोचिंग मान लीजिए कंप्यूटर के है हजारीबाग में, तो उसमें से कोई तो होंगे जो आपके बाद नेक्स्ट में होंगे कि चलो मेरे पास नहीं तो चलो उनके पास पढ़ लो। कोई तो एक होगा कि ऐसा तो नहीं कि एक हजारीबाग में मतलब आपके के पास, आपके बाद में सेकंड नंबर में कोई होगा ना कि मेरे नजर में वो है, वो टीचर अच्छा कर रहा है तो आप उनके पास जा सकते हो। तो आपको तो बताएं कि एक कोचिंग हमारे नजर में था, कोचिंग वो है नहीं, अब वो भी अब वो दलाल के फील्ड में इंटर हो चुके हैं, इसलिए हम उनको अब प्रिपेयर नहीं करेंगे। क्योंकि 1 साल पहले 2 साल पहले वो मेहनत करके आगे बढ़ रहे थे, वो मेहनत करके आगे बढ़ रहे थे, उनके प्रति मेरा अच्छा खासा सम्मान था, अच्छा खासा उनके प्रति लगाव था हमारा। लेकिन अब जो 1-2 साल से देखे कि बच्चों ने बहुत सारे, देखिए बच्चा तो पता ही देता है कहीं ना कहीं, तो जब 2 साल से 1-1.5 साल से हमें जब ये बात पता चल रहा है कि नहीं वो भी इंसान इस फील्ड में उतर गए हैं, तो उनके प्रति जो मेरा लगाव था, जो उनके प्रति स्वाभिमान था, जो उनके प्रति मेरा फेथफुल था, वो भी टूट चुका है। तो हमें अब नहीं लगता है कि हमारे अलावा बच्चों का कोई बेहतर भविष्य कर सकता है, हमें नहीं लगता है। बाकी देखिए हम ये नहीं कह रहे हम परफेक्ट हैं, हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं, लेकिन
उन कमियों के साथ हम स्टूडेंट के साथ हर मुसीबत में खड़ा हो सकते हैं, ये सिर्फ हमको अपने आप पे भरोसा है। लेकिन ये सवाल अगर 1 साल पहले का होता तो हम एक कोचिंग का नाम जरूर लेते, लेकिन अब वो भी कोचिंग दलाली में पूरी तरीके से सम्मिलित हो चुका है। तो हम बच्चों को अब अभी ये नहीं आपको कह सकते कि आप वहां जाके कीजिए, क्योंकि वो भी इन चीजों में काफी दलाली जैसे मुद्दा एक दलाली का है जो बार बार आ रहा है, तो आप जो है सोशल मीडिया पे रील्स के भी थ्रू लोगों को अवेयरनेस करते हैं बच्चों को कि दलालों से बचना है ऐसे वैसे, तो जो मतलब आप वो कदम उठाए उससे कुछ असर पड़ रहा है? बिल्कुल, ये सिर्फ रील बिल्कुल बने के रह जाए? नहीं, बहुत ज्यादा असर पड़ा। अगर ये असर नहीं पड़ता, अगर रील्स बनाने के लिए होता तो मैं 4 वीडियो और डालता। हमने सिर्फ 1 वीडियो डाला और बच्चों को क्लास में बताया कि देखिए बाबू, आपको कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट में, सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कि आप रील्स में देखिएगा अच्छे से, हमने कहा कि आप कोई भी सब्जेक्ट का क्लास जाते हैं, डेमो करिए, क्लास करके देखिए, जहां समझ में आता है वहां पर एडमिशन लीजिए, और जहां नहीं समझ में आता है वहां से दूसरा जगह भी ट्राई कीजिए। आप मेरे पास भी आते हैं तो आप मेरे पास भी छोड़ करके दूसरा जगह जा सकते हैं। तो क्लास में जब ये सब बात बोले तो बच्चे लोग खुद कहने लगे, हाँ सर, मेरे लॉज में एक भैया हैं जबरदस्ती यहाँ भेज रहे थे सर, हम रास्ता में आ रहे थे सब्जी खरीदने गए, वो हमको बोल रहे थे यहाँ जाके क्लास करके देखो। कॉफी दुकान वाले, चाउमीन दुकान वाले, गुपचुप वाले, वो सब आप प्रिपेयर करने लगे कि वहां जाके क्लास करो। अच्छा आप बताइए, उन सबको क्या फायदा क्लास प्रिपेयर करने से? कुछ ना कुछ कमीशन बन रहा होगा, तो बेनिफिट बिल्कुल बन रहा होगा। तो अब हम जब बच्चों को समझाए तो वो बच्चे क्लास में अवेयर हो गए हैं, और अब लोगों को थोड़ा सा, हम तो देखिए रील्स में थोड़ा कम ही बात बोले, हम क्लास में डायरेक्ट बोले हैं कि कोई भी लोग आपको हजारीबाग में सजेस्ट कर रहा है, बिल्कुल उनका बात सुनिए। फोर्सफुली कोई पकड़ करके ले जा रहा है, सबको हम बोले पैकेट में मिर्चा का पाउडर रखने, सबको बोले हैं क्लास में 11 का बच्चा को मिर्चा का पाउडर रखिए, और जो बोलता है कि यहाँ पकड़ के वहां चलिए क्लास, जबरदस्ती ले जाता है, थोड़ा नजदीक जा लाइए, मिर्चा का पाउडर आंख में मार कर चल दीजिए, स्प्रे भी आता मार के चल दीजिए, तभी उन लोगों को थोड़ा सा समझ में आ पाएगा। हाँ, हालांकि हमारे जो रील्स बनाने से या क्लास में हम हमेशा 1 सप्ताह में 15 दिन में अवेयर करते रहते हैं बच्चों को कि जहां भी ले, अवेयर ये नहीं करते कोचिंग से रिलेटेड, हम कहते हैं सेल्फ डिपेंड बनो, जो भी डिसीजन लेना अपने से लो, करियर से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, फाइनेंशियली से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या लाइफ से रिलेटेड हो, आपको खुद से डिसीजन लेना है। मैं बार बार कोचिंग हजारीबाग आना अगर आपका मर्जी है, पढ़ना आपका मर्जी है, तो कोचिंग कौन सा जाना वो भी आपका मर्जी होना चाहिए ना, वो तो आपका मर्जी होना चाहिए। बेशक हो सकता है आप शुरू में आए हो, आपको हजारीबाग के बारे में नॉलेज ना हो, तो आप सीनियर से हेल्प ले सकते हैं। सीनियर के कंधा पे चढ़ के जाके कोचिंग नहीं पहुंच जाना है, हेल्प ले सकते हैं। जैसे हमको चाउमीन खाना है, तो शुरू में हम आए तो भैया लोग बताए बाबू ये जगह पे अच्छा चाउमीन बनता है, वहां खा सकते हो, समोसा वहां बनाता है, ये पकड़ के नहीं बोले कि चलो हम तुमको जाके समोसा खिलाते हैं। तो आप अगर नहीं पता हजारीबाग के बारे में, वैसे तो अब सोशल मीडिया पे सब चीज अपलोड होता है, ये सबको मालूम होता है हजारीबाग में क्या है, क्योंकि उनके सीनियर्स पहले से पढ़ रहे होते हैं, तो गाँव में पहले पता चल चुका होता है कि हजारीबाग में कौन कौन सा कोचिंग क्या है नहीं है, ये सबको मालूम होता है। तो ऐसे तो सबको पता होता है, फिर भी अगर नहीं मालूम है तो आके आप हेल्प लीजिए, कंधा पे लटक करके जाइएगा तो पानी में डुबा करके निकल देगा, ये होने वाला है। इसी से जुड़ा फिर मेरा एक नेक्स्ट सवाल रहेगा कि आपके स्टार्टिंग के टाइम में जब आप कोचिंग स्टार्ट किए थे, तो क्या उस समय आप ही दलाल का यूज किए थे? देखिए, हम तो आपको बताया ना कि ये जो दलाली का मीडियम शुरुआत हुआ है, ये लॉकडाउन के बाद हुआ है, और हमारा कोचिंग इस दौर में हम ओपन किए हैं जहां पे दलाली नाम का ऑप्शन ही नहीं था। हमने अपना कोचिंग, हम ऐसे 1 साल कहीं और भी पढ़ाए हैं, लेकिन अपना कोचिंग की अगर बात करें 12 नवंबर 2019 को ओपन किए थे, जबकि लॉकडाउन 20 में आया है। तो हमारा उस समय ये दौर नहीं था, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स थे, और हमने दलाली का दौर देखा ही नहीं था उस समय। हमको इतना पता था कि मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। जब हम कोचिंग 12 नवंबर 2019 को ओपन किए, बहुत सारे सर लोग से मिले, सब ने हमको डिमोटिवेट किया कि बाबू तुमसे नहीं हो पाएगा, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं और गए हैं, किसी ने हमारा मोटिवेशन को बढ़ाया नहीं। फिर भी हम सोचे यार हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, ट्राई करके देखते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बस हमने अपने काम पे फोकस किया, हमने बच्चों को खुश करने का फोकस किया। हमको ये नहीं चाहता कि हमको वो बच्चा कैसे आएगा, हम अगर बाहर में 10 बच्चा रोड पे जा रहा है दूसरा कोचिंग, कभी हमारा ये चाहत नहीं था कि उस 10 को अंदर कैसे लाए, हमारा ये चाहत था कि मेरे पास जो 5 है ना वो खुश कैसे होके आ जाए। मेरा मकसद ये रहा है शुरू से, और उसी पे हमने काम किया। और जब ये 5 को खुश किया ना, तो वो 10 को इन लोग खुद पकड़ के लाए, हमने नहीं बुलाया। लेकिन जब लॉकडाउन खत्म, लॉकडाउन आ गया बीच में, हमारे स्ट्रगल लाइफ में लॉकडाउन आया, जैसे हमने कोचिंग ओपन किया और जिस दौर में हम मेहनत करना चालू किए, बच्चे हमारे पास आना चालू किए, लॉकडाउन लग गया। मेरा किस्मत बहुत खराब था, इवन अगर हम 6 महीना और 2 महीना और भी लॉकडाउन रह जाता तो हमको कोचिंग बंद करना होता। फिर जैसे लॉकडाउन खुला, तब तक तो हमारा नाम हजारीबाग में आ चुका था लॉकडाउन से पहले ही,
और हमारे पास बच्चे उसमें भी अच्छे खासे थे। लॉकडाउन से पहले हम 1 साल के अंदर ही 19 से लेकर 20 में कुछ ही दिनों तक क्लास चला, वही 2-3-4 महीना में मेरे पास 600-700 बच्चे एडमिशन हो गए थे। तो हमको ज्यादा सफर नहीं करना पड़ा, चाहे इसको लक समझिए, मेहनत समझिए। लक तो नहीं कह सकते क्योंकि हम अंदर जानते हैं कि हमने क्या किया, मेहनत किया, कितना मेहनत किया है। तो आप समझिए कि हमको वो सफर नहीं करना पड़ा। तो हमने ये दलाली नाम का चीज देखा ही नहीं है, और इसलिए आज नहीं कर रहे ना, इसलिए आज नहीं कर रहे क्योंकि हमको लालच आ चुका है मेहनत करके फल पाने का। और जिसको एक बार पसीना बहा करके फल पाने का आदत हो गया ना, उसको आप कंधा पे चढ़ के आम चूसने दीजिएगा ना, नहीं चूसेगा, बोलेगा ये मजा नहीं आएगा। पसीना बहाते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, कनिया पे लटकते हैं, चूसेंगे, वो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो मेहनत करके वो जिंदगी में आगे बढ़ा है। और हमको मेहनत का चस्का लगा है, और उस शुरू से लग गया। शायद उस समय अगर हम सफल नहीं होते, शायद नहीं होते, तो हो सकता था, हमको अपने आप पे भरोसा है, लेकिन हम ये तो नहीं कर रहे कि 100% हम सही होते। हो सकता कि हम भी लॉकडाउन के बाद इन लोगों जैसा हम भी इस फील्ड में उतर जाते, हो सकता। हम जहाँ तक सुने थे मतलब 1-2 टीचर से और कोई कि आप कोचिंग स्टार्ट करने से पहले जेसीबी ऑपरेट करते थे, जेसीबी चलाते थे। तो देखिए बात ऐसा था ना कि हमारे घर में फाइनेंशियली लोग ठीक थे, लेकिन सपोर्टिव रोल किन्हीं का मेरे घर में नहीं रहा शुरू से दौर में। रीजन चाहे जो भी समझिए, मेरी अपनी मम्मी नहीं थी उस समय, तो घर में तालमेल नहीं बन पाता था। पापा से भी तालमेल थोड़ा कम ही बन पाता था, मम्मी से ना के बराबर तालमेल बन पाता था। तो इस वजह से क्या हुआ ना कि हमारे घर वाले हमें पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। और हम बताएं ना कि हर बात को बेबाक हम शुरू से ही बोलते आए हैं। हम घर में भी कुछ मम्मी हमारे साथ गलत करती थी, उनके खिलाफ भी ऑब्जेक्ट करते थे। पापा अगर गलत करते थे, उनके खिलाफ भी ऑब्जेक्ट करते थे। तो हम शुरू से ही किसी का पसंदीदा नहीं है। रीजन ये है कि सच्चाई हम मुंह पे ही बोलते हैं। तो वो हम घर में फेवरेट बेटा नहीं बन पाए, जो रीजन है वही बता रहे हैं। और माँ बाप का हम फेवरेट बेटा नहीं बन पाए, जिसके कारण वो हमसे माथा से हाथ हटा लिए। तो 12th के बाद जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें लगा क्या करें, कैसे पढ़े। घर से मेरा पूरी तरीके से नाता टूट चुका था। उन्होंने कह दिया अपना देख लो, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, अपना जो करना है कर लो। तो फाइनली हम टूट चुके थे। 12th के बाद हम बहुत लोगों से हेल्प मांगे, जितने रिलेटिव है सबको कहें कि भैया हमको पढ़ाइए, 12th के बाद हमको जो हो पाएगा हम जमीन बेच के पैसा दे देंगे। किसी ने हमारा मदद नहीं किया। पूरा फैमिली का बात बता रहे, पूरा फैमिली रिलेटिव जो भी हो, किसी ने मदद नहीं किया। फाइनली हमको लगा कि क्या करें, इतना पढ़ लिख के अगर जेसीबी में काम करेंगे तो कैसे लगेगा। तो मेरे गांव के एक भैया थे, भैया फ्रेंडशिप टाइप से, उनको हम जब ये सब सिचुएशन बताए तो बोले बाबू चलो मेरे साथ, तुमको बहुत कम समय में हम जेसीबी चलाना सिखा देंगे और अपना पैसा कमा करके आगे लाइफ में बढ़ेगा, कुछ बिजनेस कर लेना। तो हम उनके साथ गए, तो 3 महीना में हमको जेसीबी सिखा दिए। और कुछ साल तो नहीं, कुछ महीने, 7-8 महीने, 9 महीने, लगभग इसी तरह से हमने काम किया। और वापस जब हमारे पास कुछ पैसे आ गए तो वापस फिर हमने हजारीबाग की रुख मोड़ दिया, क्योंकि मेरा कभी इंटेंशन था ही नहीं उस प्रोफेशन में जाना। मेरा मकसद था पढ़ना मेरा शुरू से चॉइस रहा है। और माँ बाप को गलत साबित करना, क्योंकि माँ बाप ने हमसे सर उठा के ये कहा था कि तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम दुनिया को गलत साबित नहीं करना चाहते थे, माँ बाप को गलत साबित करना चाहते थे, और वो है। और आज वो माँ बाप मेरे साथ हैं। एक समय था कि उनका हाथ हमारे माथे से अलग था, आज हमारे माथे पे उनका हाथ भरपूर है, दोनों हाथ हैं। और कहीं ना कहीं समय का रुख ऊपर नीचे होता है। इस बीच दौर में अब कोचिंग लाइन में जब हम आए तो ऐसा नहीं कि सफलता अचानक मिला, इस दौर में भी स्ट्रगल रहा। और स्ट्रगल हमने बचपन से देखा है, ऐसा नहीं कि अचानक सिर्फ वो 12 के बाद हम जेसीबी में गए, ऐसा नहीं है। माँ के चले जाने के बाद हर एक दिन मेरे लाइफ में स्ट्रगल था, हर एक घंटा मेरे लाइफ में स्ट्रगल था, हर एक सप्ताह स्ट्रगल था, हर एक साल स्ट्रगल था। माँ मेरी 2006 में गई है, 2006 से लेकर 2020 तक कोचिंग जब तक ओपन किए, ये जो 14 साल का सफर, राम भगवान ने वन में जाके वनवास काटा होगा, मैंने जीते जी अपने समाज में रह करके वनवास काटा है, अपने घर में रह के वनवास काटा है, अपने समाज में रह के वनवास काटा है। और ये काफी स्ट्रगल लाइफ रहा। उस चीज को जब याद तो जरूर करते हैं, क्योंकि बुरे दिन को भूल जाइएगा तो अच्छे दिन की अहमियत आपको नहीं समझ में आएगी। तो अगला सवाल ये है कि क्या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? हाँ, थोड़ा मोड़ा एक्टिव है, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा मोड़ा एक्टिव है। क्योंकि न्यूज में तो ये सब आते नहीं है, जो हमारे देश की मीडिया है ये सब तो दिखाएगी नहीं, तो अभी सोशल मीडिया पे ही चल रहा है। तो आपसे ये पूछूंगा कि नीट पेपर लीक हो गया, सीयूटी स्कैम हो गया, यूपीएससी में गड़बड़ी, मतलब इन सब को आप कैसे देखते हैं, जो प्रोटेस्ट देश भर में हो रहा है ना? देखिए, बात जहां तक पेपर लीक का है, देखिए अब अगर पेपर लीक पे अगर सीधे सरकार को टारगेट किया जाए तो ये सही नहीं है। लेकिन पेपर लीक होने के बाद सरकार उस पे एक्शन नहीं ले रही है,
इसमें सरकार का हाथ नजर आता है। देखिए, गलतियां किसी से भी हो सकता है, कोई भी सरकार हो, चाहे इससे पहले कांग्रेस भी थी, उनसे भी कई सारे मिस्टेक्स हुए हैं। और आप ये बताइए कि अगर कांग्रेस इतने सालों तक राज किए, अगर उनसे गलतियां नहीं होती तो क्या सरकार चेंज होता? नहीं होता। सरकार चेंज इसलिए हुआ क्योंकि उनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, और वही गलती को अभी प्रेजेंट की सरकार दोहरा रही है। और ये कोई समस्या नहीं, ये जो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ डायरेक्ट खिलवाड़ किया जा रहा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। क्योंकि गलती सिर्फ एक चीज में हो सकता है, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार। अगर बार बार एक ही गलती रिपीट हो रहा है तो आप जानबूझ करके पाप कर रहे हैं। तो जहां तक ये सब पेपर लीक की बात है, चाहे नीट का पेपर हो, सीयूटी हो, या फिर अदर जितने भी वैकेंसीज आ रहे हैं, लगभग सब में तो करप्ट हो ही जा रहा है। तो ये जानबूझ करके युवाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ताकि बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर के वो चीज खुद ही वो लाइनअप छोड़ दे, क्योंकि इनके पास जॉब है नहीं। वैकेंसीज ये लाते नहीं है, वैकेंसीज लाते भी हैं तो वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत जब भी इनको पैसे का दिक्कत होता है, नए नए फॉर्म निकलवा देते हैं। 200, 250, 300 हिसाब से फॉर्म में 8 करोड़, 10 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़, इस तरह का पैसा उन वैकेंसी से इनकम कर लेते हैं। जिसके बाद क्या हुआ कि इनको जब फिर से पैसा का जरूरत पड़ता है तो पेपर को लीक करवा के उधर से पैसा कमा लेते हैं, और फाइनली फिर रद्द करके कुछ होता जाता है नहीं। तो अब के स्टूडेंट के साथ जो ये किया जा रहा है, ये कोई लॉजिक चीज नहीं है, ये पैसा कमाने का जरिया बनाते जा रही धीरे धीरे सरकार। और इसमें क्या है ना कि बच्चों को सुसाइड करने का जरूरत नहीं। अभी देखिए तो नीट वाला 3-4 बच्चे सुसाइड कर लिए हैं। अब ये बच्चे को सुसाइड करने की जरूरत नहीं था, इन बच्चों को आवाज उठाने का जरूरत था, और जिनके वजह से इनको सुसाइड करना पड़ा, उनको सुसाइड करने पे मजबूर करना होगा अगर इस देश को बदलना है तो। वरना ये कोई सरकार आती रहेंगी, जाते रहेंगे, ये कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। क्योंकि देश भर में काफी प्रोटेस्ट हो रहा है, और जो जेएनजी है, मतलब यूथ जो है, धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं ना। तो अगर आपको एक सवाल कहना हो धर्मेंद्र प्रधान जी से, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, उनकी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान अपने मर्जी से काम नहीं कर रहे, वो एक पुतला है, उनको उंगली पे नचाया जाता है, और उनको चेंज करने से नहीं होगा। मैं अभी बता रहा हूं, कोई भी नया एजुकेशन मिनिस्टर आएगा उसमें भी यही काम होने वाला है, क्योंकि ऊपर से प्रोपेगेंडा बनाया जा चुका है। रही बात सेटिस्फेक्शन के लिए, उनको आप इस्तीफा मंगवा सकते हैं, लेकिन इस्तीफा मांगने का जो जेनजी लोग तरीका अपनाए वो भी तो गलत है ना। क्योंकि वो एक्सेप्ट भी तो नहीं कर रहे ना कि हमारी गलती है, तो एक्सेप्ट तो करे, उसके बाद एक्सेप्ट क्यों करे जब ऊपर से उनको वो चीज अलाउ ही नहीं है, ऊपर से अलाउ नहीं है। अगर उस तरह से वो एक्सेप्ट कर दिए, निर्मला सीतारमण को फिर रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज महंगाई बढ़ रहा है, उनको जवाब देना होगा, फिर वो रिजाइन करेंगे। सारा कृषि विभाग में सारा आंदोलन आ रहा है, फिर कृषि मंत्री को रेजिग्नेशन देना होगा। तो इस तरह से क्या है कि हर फील्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह से अगर एक ऊपर लगा मिनिस्टर अगर रेजिग्नेशन दे भी देता है या एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो फिर लोग जेनजी लोग समझेंगे कि ये मेरा सफल हो गया, अब पकड़ेंगे दूसरा को। तो सरकार झुकना नहीं चाह रही है, इसलिए ना कि सरकार अपने देश के लोगों को मूर्ख समझती है, अपने देश के लोगों को बेबस, कमजोर समझती है, और उनको पता है कि हमें चुनाव कैसे जीतना है। चुनाव जीतने समय हमें इन जेनजी का जरूरत भी नहीं है। चुनाव जीतने समय कुछ 2-3 मुद्दा ले आइए, सारा जेनजी हो या उनके माता पिता हो, सबके आपके झोली में पहुंच जाएगा। तो सरकार को जब तक हारने का डर, गिरने का डर नहीं रहेगा भैया, तब तक ये कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर लाइए, किसी मंत्री को ले आइए, पेपर लीक होता रहेगा, होता है, और आगे भविष्य में होता रहेगा। इसलिए किसी भी देश को विकसित करने के लिए हमेशा एक स्टेप में सरकार को चेंज होना चाहिए। 5 साल आपने बीजेपी को मौका दिया, 5 साल फिर किसी कांग्रेस को मौका दीजिए। कांग्रेस नहीं समझ में आ रहा है, किसी थर्ड पार्टी को ऑप्शन पे लाइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी को स्टेबल नहीं होने देना है। विराट कोहली देखते हैं सेंचुरी कम मारने लगते हैं जब वो फील्ड पे पक्के बन जाते हैं, लेकिन शुरू में अगर गड़बड़ा दीजिएगा ना 15-20 बॉल में, तो आउट होकर उनको पेवेलियन जाना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन अगर उनको फील्ड पे जमा दिए तो फिर आपको आउट करने के लिए मुश्किल हो पाएगा। तो बीजेपी अपने फील्ड में पैर को जमाते जा रही है, और आने वाला समय में अगर उनके पास एक बार सत्ता और आ गया, फिर आपको दोबारा गुलाम देश साबित करना पड़ेगा। मतलब क्या कहेंगे नेक्स्ट इलेक्शन के लिए क्या कहेंगे? देखिए, नेक्स्ट इलेक्शन हम कहेंगे ना, आपके पास पहली बात तो देश में ऑप्शन नहीं है ज्यादा, तो पहली बात तो किसी थर्ड को ऑप्शन लाइए, तुरंत उसको बाहर नहीं संभालिए, और एक बार सरकार चेंज करके देखिए।
हो सकता है जो 15 सालों से सरकार में नहीं है, हो सकता है आने के बाद 5 साल बेहतर करे, बिल्कुल। लूटना चालू 6ठा साल से करे, 6ठा साल उसको मौका ही नहीं देना है, फिर चेंज करके बीजेपी को दे देना है। फिर ये 5 साल में अच्छा काम करेगा क्योंकि इनके पास सरकार नहीं था। आपने देखा होगा 2014 से 2019 के बाद 19 तक काफी बीजेपी के सरकार में देश में डेवलपमेंट हुआ है, काफी। चाहे वो जितने भी योजनाएं लाए गए, गरीब के लिए हो या गांव ग्रामीण योजनाएं लाए गए, सब 2014 से 19 के बीच में। क्योंकि कोई भी सरकार हो, पहली बार तो कुछ 2-3 साल में कुछ काम होता है, कुछ काम होता है, बेहतर करने का वो प्रयास करते हैं। और जैसे एक बार वो जीतने के बाद दोबारा उनको मौका मिलता है, फिर वो अपना झोली भरना चालू करते हैं, तो मौका ही नहीं देना है। तो हम कहेंगे अगले इलेक्शन में एक बार बदलाव होना चाहिए, फिर से इनको दोबारा मौका देना चाहिए, और अगली बार फिर इनको मौका नहीं देना है, स्टेबल नहीं होने देना है किसी को। चेंजिंग करते रहिए, देश का डेवलपमेंट आगे बढ़ते जाएगा। और रही बात ये नीट का पेपर में, तो बेशक उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, युवाओं से माफी मांगना चाहिए, और एक बात उनको प्रॉमिस करना चाहिए बीच में आकर के कि हमसे गलती हुई है, और हम आप युवाओं को, जेनजी को प्रॉमिस करते हैं कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, आपके साथ कदम से कदम मिला करके हम चलेंगे। उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए था। क्योंकि जब पेपर लीक हो जाता है उसके बाद जहाँ पे सब कॉन्फिडेंशियल एविडेंस रखा होता है उस बिल्डिंग में आग लग जाता है, तो ये कहीं ना कहीं तो उससे ऊपर से सब कनेक्टेड है ना भैया, ऊपर से सब कनेक्टेड है। हम लोगों को लगता है ना कि पेपर लीक जो ऑथराइज सेंटर करवा रही है एग्जाम, वहां से हो रहा है, वो भी ऊपर से कनेक्टेड है। अगर ये नहीं होता तो आप देख रहे हैं पेपर लीक पे कोई नेशनल मीडिया आवाज नहीं उठा रही है, कोई नेशनल मीडिया नहीं, कोई मंत्री आकर के पेपर लीक पे बात नहीं कर रहा है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर हो या किसी छोटा से छोटा पद पे हो या बड़ा पद पे, कोई पेपर लीक की बात नहीं कर रहा है। बस ये बात कर रहा है कि पेपर लीक का मुद्दा आप उठा क्यों रहे हैं। बात उसकी हो रहा है कि जो पेपर लीक का मुद्दा उठा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्शन कहां है। पेपर लीक होना बड़ी बात नहीं है, पेपर लीक होने के बाद उसका मुद्दा उठाना बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं भैया ऊपर से सारा सेट किया हुआ है, और युवाओं को अपना हक अब पहले था मांगना। आंदोलन करके लोग क्या ही हासिल कर लिए। किसान आंदोलन हुआ, 4 साल रहा, कितने लोग मरे आपको पता है? बिल्कुल। कितने लोग मरे आप लोग पता ही होगा। इतने सारे आंदोलन होते, क्या रिजल्ट आता है? बिहार में अबर प्रोटेस्ट हुआ, लाठी से मार करके स्टूडेंट को भगा दिया जाता है, बच्चियों तक को पैर हाथ मार के तोड़ दिया जाता है। कौन सा ऐसा आंदोलन है जो अब सफल हो रहा है? पहले क्या होता था, भूख हड़ताल। अंग्रेज के सरकार में ऐसा नहीं होता था। गांधी जी अगर इस देश को आजाद करा पाए ना, तो अंग्रेज लोग भी आंदोलन का समर्थन करते थे, इज्जत करते थे, उनको उस तरीके से बिहेव नहीं किया जाता था। लेकिन आज जिस देश में जिस स्थिति आ गया है, आप अगर आंदोलन शुरू किए, इस देश का देशद्रोही आप हैं, बिल्कुल। देश में आतंकवादी आप हैं, आपको तुरंत कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा दूसरा देश से। आपको पता होगा अभी नीट का पेपर हुआ, फ्लो में अभिजीत दीप के नाम के आदमी थे जिन्हें फ्लो में एक आईडी बना दिया, सीजेपी नाम के पार्टी बना दिया, फ्लो में बनाया, उनका कोई इंटेंशनली नहीं था। और वो देखिए, उनको उतना राजनीति का ज्ञान भी अभी नहीं है, उनको फ्लो में फॉलोअर्स मिल गया, जिसके कारण वो एक कदम उठाने के लिए आए, लेकिन वो कदम जोर शोर से नहीं। अब उनका कनेक्शन दूसरे देश से जोड़ा जा रहा है, जबकि उनको तो पता भी नहीं था ये सब है क्या, वो तो बस फ्लो में ये चीज किए हैं। अब देखिए, उन्होंने बस फॉलोअर्स पढ़ा, उनका कनेक्शन दूसरे से देश से जोड़ा जा रहा है कि वहां से इनको फंडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहां से ये कनेक्शन होगा। तो इन सब चीजों को आप समझिए, क्योंकि इस देश का सारा पावर सरकार के पास में है, और सरकार पूरी तरीके से अपने देश को कैप्चर में कर चुकी है। अब आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक इस देश में एक बार बदलाव नहीं होगा, तब तक आपका पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर सही नहीं होगा। आप किसी एक का इस्तीफा ले सकते हैं, आप किसी एक को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करवा सकते हैं, पूरा सिस्टम आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ऊपर से नीचे तक चेंज करना हो तो बदलाव 5-5 साल में जरूरी है। यही फाइनल हमको हमारे नजरिए से यही ऑप्शन है। बाकी अब किसी का इस्तीफा लीजिए, हमको तो नहीं लगता। अभी सीजेपी पार्टी जो बना है, कॉकरोच जनता पार्टी, उसे भी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी को कैसे देखते हैं? क्योंकि अभिजीत दीप के जो है फ्लो में आईडी बना दिए, फिर भारत आते हैं। शुरू में कहा जा रहा था कि अगर इंडिया आएंगे तो उस पर देशद्रोही का केस लग जाएगा और वो सीधा उनको वहां से तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा, ऐसा वो मतलब रील्स में भी डाल देते। तो कॉकरोच जनता पार्टी को आप कैसे देखते हैं, किस नजर से? देखिए, सबसे पहली बात है ना, अभिजीत दीप के नाम के जो इंसान हैं जिन्होंने ये सीजेपी नाम का पार्टी बनाया है, पहली बात, उनको इतना जल्दी हिंदुस्तान आना नहीं चाहिए था। उनको वहीं से अपने आप को स्ट्रॉन्ग पहले करना चाहिए था, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। अगर उनको वास्तविक देश में बदलाव चाहिए होगा तो बात हम आपको जस्ट बताए कि फ्लो में आईडी बनाए। उनको कुछ राजनीतिक ज्ञान नहीं है, उनके कुछ जान पहचान नहीं है, उनके कुछ सजेशन कार भी नहीं है।
तो वो जो पार्टी बनी है, 2 साल तो काम किए हैं आप जो है आम आदमी पार्टी जो है झाड़ू छाप, उसके साथ तो अगर वो 2 साल काम किए और जरा सा भी वो सक्सेस होते तो उनको विदेश जाने की जरूरत नहीं थी। उस पार्टी में आज कोई पद मिलता उनको, आपको ये पता होना चाहिए। अगर उनके पास उतना एबिलिटी रहता तो उनको विदेश जाकर के अपना पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है। राघव चड्ढा आज जाने माने थे इंसान आम आदमी पार्टी में, उनके पास क्वालिटी था, पद मिला। अगर ये भी उस तरह का होते तो पद मिल जाता। तो अगर कहीं ना कहीं उस पार्टी को अभी स्किप किए हैं तो कहीं ना कहीं इनके पास वो एबिलिटी नहीं है। और वो पार्टी जब यहाँ पे लाके स्टैंड करने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहली बात जो ये सब मुद्दा उठाया जा रहा था कि उनको जेल डाला जाएगा, तो अगर सरकार ये सब करती, देखिए मोनोपोली क्या है, सरकार ये सब करती तो सरकार पूरा देश के नजर में ये इंसान हीरो बन जाता। तो सरकार इसको वैल्यू ही नहीं दी बिल्कुल कि जो करना आपको करिए, क्या प्रोटेस्ट करना करिए। खाली ऊपर से कहा दिया भैया एयरपोर्ट पे आदमी मत बुलाइए, क्योंकि एयरपोर्ट पे बुलाइएगा तो हंगामा वहीं से चालू हो जाएगा। कमजोर उसको वहीं पे कर दिया गया। और उनको क्या करना चाहिए था, एयरपोर्ट पे आदमी बुलाना चाहिए था, क्योंकि इस देश में एक हाथ में आप कलम रखिए और एक हाथ में लाठी रखिए। अब के यूथ को, जेनजी को ये करना होगा। हम लोग सिर्फ कलम लेकर के जाकर के प्रोटेस्ट करते हैं, कलम रखिए, एक हाथ में लाठी भी लेके जाइए। तो इनको पूरा एयरपोर्ट जाम कर देना चाहिए था, पहला ये। दूसरा, जब ये आए तो पूरा रोड शो करते आते, इनको अपना हवा बनाना था पहले, रोड शो करते आते और इनको जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। सीधे जाना चाहिए था, एक हाथ में कलम लेते और एक हाथ में लाठी लेते, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था ना, उनके पूरे भवन को घेर लेते पूरे यूथ के साथ और पूरे देश को, युवाओं को बुलाते वहां। और ऐसा होता तो हम लोग भी जाते, पूरा धर्मेंद्र प्रधान के पूरे भवन को घेरा जाता और कुछ नहीं, भूख हड़ताल किया जाता। और तब तक हम लोग खाना नहीं खाएंगे जब तक वो इस्तीफा लेके बाहर नहीं निकलेंगे, और बाहर जाने भी नहीं देंगे। अगर ऐसा होता तो शायद सचमुच में कुछ बदलाव। क्या आपको लगता है वो इस्तीफा देते? क्योंकि अभी तो अनदेखा कर रहे हैं इंडिया, जो इंडियन न्यूज मीडिया, कुछ मतलब इधर उनका ध्यान नहीं, कुछ दिखा नहीं रहे हैं ना, तो जो असली मुद्दे हैं वो मीडिया तो उठा नहीं रही है। तो क्या आपको लगता है कि भूख हड़ताल करने के बाद वो जैसे जब बात बढ़ जाता तो नेशनल मीडिया को जबरदस्ती न्यूज को कवर करना पड़ता। अभी वो जिस जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहली बात तो कई सारे जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, उनको उनके पार्टी के द्वारा, बीजेपी पार्टी के द्वारा ये समाज में संदेश दिया गया कि कोई भी विद्यार्थी नहीं पहुंचिए वहां पे, आपका करियर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, आप पे केस हो जाएगा। अरे भाई, तो करियर को रखे ही क्या करें जब हमारा कुछ सफल ही नहीं हो रहा है। पहले तो उनको बहुत लोगों के, हम बहुत सारे देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग बीच में लेक्चर मारने आ जाए कि कोई विद्यार्थी प्रोटेस्ट में मत जाइए, आपका करियर खराब हो जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये हो जाएगा, केस लग जाएगा, ये लग जाएगा। तो भैया केस लगे ना, इससे तो बेहतर है केस लगे। जो बाहर में माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हम सरकार का खाना खाएंगे जेल में जा करके। तो पहले तो युवाओं को रोका गया वहां पे आने के लिए। दूसरी बात कि जब वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किए या जो बात मुद्दा रखे, उनमें वो आग नहीं दिखा। तीसरी बात, उन चीजों को वहां पे राजनीतिक प्रोपेगेंडा वो बनाने का प्रयास कर दिए। क्योंकि अभिजीत दीपके का एक भाषण हम जब सुने तो उन्होंने कहा कि कॉकरोच बीजेपी को फॉलो करिए और बीजेपी को अनफॉलो करिए। तो बीजेपी को अनफॉलो क्यों करवाना? आपको तो मुद्दा था नीट पेपर को लीक के माध्यम से आपको आवाज उठाना था, बीजेपी का प्रोपेगेंडा वहां कहां से आ गया? आपको सरकार से तब लड़ना है ना जब आप उतने पावरफुल हो गए। तो जब अनफॉलो उसको करेगी तभी तो मतलब सरकार में कुछ लगा कि हाँ तो भाई, आपका इंटेंशन तो जनता जान गई ना, इंटेंशन आपको जान गई ना कि आपको अपना फॉलोवर्स बढ़ाना और दूसरे का घटाना और आपको फिर राज करना, अगला बार आप ही वही करिएगा। आपको पहले उस लेवल कामयाबी, जैसे देखिए किसी को अगर गिराना हो तो पहले आपको उस लेवल तक थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। आप बेशक बीजेपी को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पहले अपने हाथ को मजबूत कर लेते। अभी आपके पास कुछ नहीं है तो देश का युवाओं को तुरंत पहला फुसला दिया जाता है कि देखिए भैया ऐसे ऐसे कह रहा है, मतलब ये बीजेपी के खिलाफ वाला इंसान है, और बीजेपी के खिलाफ मतलब हिंदू का खिलाफ वाला, समझे? यहाँ पे एक ही मुद्दा आता है, जहां आप बीजेपी के उल्टा बोल दिए तुरंत हिंदू और मुसलमान वाला बात आ जाता है, तुरंत इंसानियत और ये वाला बात आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके, हमें जहां तक लगता है कि अभी उनका कुछ भी सफल नहीं होने वाला है। एक आध महीना चलेगा और ये सब चीज फिर पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। फिर वो जिस जनरल लाइफ में जैसा जी रहे थे वैसे चले जाएंगे। जिस तरीके से हमको ये प्रोटेस्ट से समझ में आया, इस प्रोटेस्ट और इस तरीके के प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने जाने वाला। और जो लीडिंग करता है ना, उसको होना चाहिए खतरनाक,
उसको अपना आत्मसम्मान देश के लिए बेच देना चाहिए, अपने जान कुर्बान कर देना चाहिए। तो अभिजीत दीपके जैसे एयरपोर्ट पे आए, मेरी माँ रो रही है, मेरे घर में परेशान है, आप अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दीजिए, आग भरिए और लड़िए, और लड़ने के साथ साथ अपने साथ युवाओं को ताकत और मजबूत बनाइए, हम लोग आपके साथ देंगे। लेकिन आप खुद ही कमजोर पड़ रहे हैं। अरे बेटा अगर मरने के लायक हो या बेटा मरने जा रहा हो, कौन नहीं, किसकी मां नहीं रोएगी? तो आप समाज को इमोशनली अटैच कर रहे हैं अपने साथ कि मेरी मां रो रही है, 2 दिन से हमको जाने नहीं दे रहे। अरे मां का बात तो वहां लाइए नहीं, आप तो स्ट्रॉन्ग दिखाइए अपने आप को कि जो होगा आप लोग करिए, हम आपके साथ हैं। तब तो जनता आपके साथ देगी, तब तो लोग आपके साथ देंगे। आप पहले ही डर जा रहे हैं, पहले डर जा रहे कहीं हैं। मुझे और पता है शुरू से उनका जो तरीका रहा है ना, वो थोड़ा दबंग वाला होना चाहिए। वो जिस प्रकार से उनका पॉपुलैरिटी बना, उस तरीके से उधर से वो एंट्री नहीं मार पाए। बिल्कुल पूरा एयरपोर्ट पहले तो जाम होना चाहिए था। हमको तो लगा भाई आएगा, पहले पूरा दिल्ली जाम, एयरपोर्ट जाम, दिल्ली का पूरा रोड जाम, और उसके बाद पागल होगी, सरकार पे जाएगी, मजबूरन मीडिया को तो कवर करना ही पड़ेगा। तो अगर एयरपोर्ट जाम उन लोग करते तो वहां पे हो सकता था कि अभिजीत दीपके के ऊपर ना ऐसे भी लगेगा, 1 महीना के बाद ऐसे भी लगेगा, आप देख लेना। वो क्या उनको वापस वहां विदेश जाने का मौका मिलेगा? नहीं, वो जेल में होंगे 1 महीना के बाद, वो तो वैसे भी लगना है। तो कम से कम अगर वैसे करते तो आपको बचाने के लिए 10-20 लाख लोग खड़ा हो जाते हैं। और अब जो किए हैं ना, एक जोश आता अंदर, एक जोश आता, अब उनको बचाने कोई नहीं जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार दिए, जल्दबाजी कर दी हिंदुस्तान आने में। वो जल्दबाजी कर, अभी उनको अपना पैर जमाना चाहिए था। यहाँ पे यूथ को अपने कवर में रखना चाहिए था, और कुछ यूथ को लीडिंग के लिए लाना चाहिए था, और प्रोटेस्ट को उनके थ्रू करवाना चाहिए था, अपने नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए था। वो बहुत जल्दी में आ गए यहाँ पे, ऐसा हमको लगता है। बाकी सबका अपना अपना सोच होता है। राघव चड्ढा से एक सवाल रहेगा कि जब वो आम आदमी पार्टी में थे तो सवाल उठा थे तरह तरह के, और उन लोगों के मतलब फेवरेट थे सोशल मीडिया पे, तो मतलब सोशल मीडिया को प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो जब वो बीजेपी ज्वाइन करते तो उनका अभी तक एक भी बयान क्यों नहीं आया ऐसे टॉपिक? देखिए, पढ़े लिखे इंसान जो होते हैं ना, देखिए राघव चड्ढा किस पार्टी के मेंबर थे पहले? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कहां से निकली है? दिल्ली से। दिल्ली से। और वो किसके आंदोलन से निकली है? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे सचमुच में देश के युवाओं के लिए आंदोलन कर रहे थे, और उसमें से एक पढ़े लिखे इंसान शामिल हो गए, अरविंद केजरीवाल। उन्होंने उस चीज का यूज किया, उनका फायदा उठाया, और पार्टी को बनाया और अपना कद बड़ा किया। तो जिस पार्टी का मकसद था अपना चेहरा चमकाना, और उसी पार्टी के मेंबर बने राघव चड्ढा, तो उनके अंदर वो तो मेरिट रहेगा ही रहेगा। कहीं ना कहीं जब ऊपर के बड़े नेताओं जब जेल चले गए, चाहे वो संजय हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब जब जेल चले गए, इनके मन में एक लालच उठ गया कि क्यों ना अब सारा भार हमें दिया जाता। और इनको आम आदमी पार्टी से गद्दारी तब दिमाग में आया जब अतिथि जो सीएम पद दिया गया उनको जब सीएम पद दे दिया गया, राघव चड्ढा को लगा था कि इन लोगों के बाद सीएम पद हमें मिलेगा, लेकिन इनको ना मिल करके एक महिला को सीएम बनाया गया जब ये लोग जेल चले गए। वहीं से इनके मन में एक भड़ास उत्पन्न हो गया, और वहीं से ये आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा बन करके निकलने का प्रयास करने लगे। और जब ये मुद्दा उठा रहे थे तब हमको थोड़ा सा डाउट लगा कि अचानक कोई व्यक्ति क्योंकि आज से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बहुत पहले से हैं। राज्यसभा का सांसद भी इनको जब बनाया गया, राज्यसभा में जब इनको पद दिया गया तो बहुत से पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन अचानक जब ये मूवमेंट चेंज आया ना, ये कब हुआ? जब इनको दिल्ली में सारे नेता जेल में थे, बड़े नेता, और मुख्यमंत्री कोई और बन गई, उस समय के बाद से इनका बयान वहां से चेंज होना चालू हो गया। उनके बाद ये आम आदमी पार्टी के एक बड़े चेहरे के तौर पर अपने आप को देखने लगे। तो ये कहीं ना कहीं उनके पास पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा था। जो आप आवाज देख रहे थे उसमें प्योरली बीजेपी उनका समर्थन कर रही थी। तो बीजेपी इसलिए समर्थन कर रही थी क्योंकि इनका चेहरा को हाईलाइट करना था, क्योंकि इधर से मांग किए, उधर से वो चीज मिल गया तुरंत। एयरपोर्ट में समस्या उठाई समोसा का, पानी का, तुरंत सॉल्यूशन हो गया। जो मुद्दा उठा रहे थे तुरंत सॉल्व, उसको बीजेपी तुरंत सॉल्व करवा रही थी। इसलिए क्योंकि इनका कद क्या करना था? बड़ा। और जैसे देश में कद बड़ा हुआ, उनको अपना पार्टी में शामिल करने बोल दिया। तो कहीं ना कहीं मतलब पॉलिटिशियन कोई मेंटेलिटी नहीं है उनका देशभक्त बनने का, कुछ नहीं है। राघव चड्ढा एक पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन है, और आने वाले समय में अपने आप को पंजाब का सीएम का चेहरा नजर देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन आपको पता है, पहले इस्तेमाल करो फिर उठाकर फेंक दो, ये है बीजेपी का काम। सारे सीएम देख लीजिए, जितने पार्टी को पहले अपने में शामिल किए,
पहले उनके थ्रू अपना सरकार बनाया और फिर उसको जहां औकात था वहीं पे पहुंचा दिया। आने वाले समय में राघव चड्ढा के साथ यही होने वाला है। राघव चड्ढा जिस पार्टी में थे, जिस जगह पे थे, उन लोग दिल्ली के लिए बेहतर कर रहे थे। अभी दिल्ली में बीजेपी का सरकार आ गई, दिल्ली के लोग पछता रहे हैं, दिल्ली के लोग पछता रहे। 1 साल भी नहीं हुआ, दिल्ली को एहसास हो गया कि जो पहले था वो बेस्ट था। तो ये कुछ भी हो, देखिए कोई भी सरकार है पैसा तो खाएगी, नो डाउट। आप हो, हम हो, कोई सरकार जाएगा कुछ तो खाएगी। क्या लगता है बीजेपी पैसा नहीं खा रही है? बिल्कुल खा रही है। कांग्रेस आएगी नहीं खाएगी? बिल्कुल खाएगी। लेकिन पैसा खाने के साथ साथ अगर वो समाज को नए बदलाव की ओर लेके जा रहा है, समाज में कुछ नया दे रहा है। जब आम आदमी पार्टी का सरकार दिल्ली में आया, एजुकेशन का पूरा पॉलिसी चेंज कर दिया उन्होंने, हेल्थ का पूरा पॉलिसी चेंज कर दिया उन्होंने, हॉस्पिटल का पूरा फैसिलिटी चेंज कर दिया उन्होंने। तो देश को विकसित करना है तो 2 सबसे बड़ा हथियार है, एक एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करिए और एक हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए। उन्होंने दोनों पे अच्छे से काम किया। पैसा खाया नहीं खाया वो डजंट मैटर। कौन कौन नेता कहता है पैसा नहीं खाया? उसका हिस्ट्री खोलवा देंगे हम लोग। सारे लोग खाते हैं, लेकिन उन्होंने जनता के लिए काम किया और ये एहसास दिल्ली वाले को 1 साल में हो गया। हालांकि चेंज होना भी जरूरी था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट हमको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा था हमें 7 साल में बीजेपी नहीं हरा पाएगी, जो 7 जन्मों में। ये भरम टूटना बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत ज्यादा जरूरी था। वरना अभी 2 बार उनको मौका मिल चुका था, 3 बार। अगर अगला बार आ जाते तो फिर यहीं पे इनका भी हाल वही हो जाता। इसलिए बोले ना, ये दिल्ली का जनता जरूर सही की है कि सरकार चेंज हुआ है, लेकिन अगला बार फिर उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि वो बेहतर कर रहे हैं दिल्ली के लिए। तो राघव चड्ढा की बात है, जस्ट एक पॉलिटिशियन, जस्ट एक मैनिपुलेशन। बाकी उनका कोई इंटेंशन नहीं है, कोई भविष्य उसका नहीं है, और वो सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए सब कह रहे थे। तो थोड़ा सा एक सवाल हमारा हट कर रहेगा, जैसे आप भी एक टीचर हैं, तो खान सर को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, नो डाउट खान सर समाज में एक बेहतर काम कर रहे हैं, समाज में एक बेहतर काम कर रहे हैं, समाज में एक नई पहचान बनाए हैं, और समाज में उनका एक छवि बना है अच्छे इंसान के रूप में। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर बच्चा खान सर को प्यार करता है। तो अभी खान सर का मतलब कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो अभी तक वो जो खान सर थे ना, उनको हिंदू से जोड़ा जाता था, मुसलमान से। मतलब एक टीचर थे और नामी टीचर थे, सभी के दिल में थे। लेकिन अभी उनका कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है, और उसके बाद जो लोग हैं उनको फैजल खान सर बोल रहे हैं कि मुस्लिम तो मुस्लिम ही रहेगा। तो इस मुद्दे पर क्या कहते हैं? उनको जो गलत कह रहा है, पहली बात वो कुछ मीडिया लोग कह रहे हैं, और वो मीडिया अपना भड़ास निकाल रहे हैं उनके, जिनके साथ उनका बनता नहीं। और बाकी हमारी नजरियों से देखिएगा तो खान सर एक बेहतर इंसान है, लेकिन देखिए कितना बड़ा इंसान हो, जलनशीलता सब में होता है। तो अभी बिहार की अगर बात करें तो बिहार में खान सर है, रोशन सर है, दोनों एक दूसरे के कंपटीटर है, एक दूसरे में वहां बनता नहीं है। तो ऑब्वियसली भैया इंसान कितना अच्छा है, अगर नहीं बन रहा है तो जलनशीलता दोनों में है। बिल्कुल। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसका मतलब आपका किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए, और अगर द्वेष है तो मन में खटास जरूर है। तो बेशक वो देश के हर इंसान के लिए अच्छे होंगे, लेकिन रोशन आनंद के लिए वो एक दुश्मन ही है, कंपटीटर ही है। और जहां तक रोशन आनंद सर की बात है, वो धीरे धीरे कद अपना बिहार में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और हर वैकेंसीज में उनका रिजल्ट थोड़ा खान सर से बेहतर हो जा रहा है, एज अ प्रूफ के तौर पे, क्योंकि वो डायरेक्ट क्लास में लाके रिजल्ट दिखाते हैं। और खान सर एज अ लैंग्वेज के तौर पे कह देते हैं मेरा इतना रिजल्ट आया, जबकि जब प्राइस बांटते हैं तो 100, 200, 300, 400, 1000, 2000 को ही बांट पाते हैं। लेकिन रोशन सर लाइव क्लास आकर के, लाइव बच्चों का रिजल्ट दिखा करके 2000, 3000, 4000 जो उनका आता है वो ओपनली बात करते हैं। लेकिन पढ़ाना चढ़ाना देखिए दोनों का मुद्दा है। तो जब मुद्दा आया कि खान सर बताए हमारा 12000 रिजल्ट आया, रोशन सर ने उसी में फ्लो में उनको फॉलो करते हुए कुछ कम, रोशन सर नहीं कहते कि मेरा 10,000 आया है, लेकिन वो देख लिया कि अगला आदमी 12,000 कर दिया था, हम सटा देते हैं 10,000, थोड़ा कम ही रखते हैं उनसे। लेकिन ना तो 12,000 उनका आया है, ना तो 10,000 इनका आया है, क्योंकि वैकेंसीज ही उतनी नहीं थी, तो आने का चांसेस ही नहीं था। तो अब क्या है ना भैया, बिहार में ऑफलाइन क्लास में रोशन सर का कद खान सर से काफी बड़ा है, एज अ एजुकेशन फील्ड की बात बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खान सर के माइंड में जलनशीलता उनके प्रति है, एक दूसरे दोनों के प्रति है, दोनों के प्रति एक दूसरे का है। तो वहां पे खान सर क्या हुआ ना, जो भी मुठभेड़ हुआ, उस मुठभेड़ में बहुत सारी बातें आए कि खान सर अपना सम्मान समारोह में रोशन सर के बोर्ड के ऊपर पोस्टर मार दिए, तो फिर रोशन सर आकर के इनका पोस्टर फाड़ दिए, तो मतलब फड़वा दिए। तो कंट्रोवर्सी हम लोग तो देखे नहीं है, लेकिन शुरुआत कहा गया कि खान सर के तरफ से ही हुआ है। मेटर जो भी हुआ होगा, लेकिन जब गोली खान सर ने चलवाया एज अ सेफ्टी के तौर पे, बचाने के तौर पे, तो गोली चलवाने के बाद अगर उन्होंने कहा कि गोली बगल वाला चलवाया, इंटेंशनली बोला है,
इंटेंशनली बोला है, कहीं ना कहीं उनको गिराने के लिए बोला है। तो यहाँ पे खान सर गलत है, 100% यहाँ पे गलत है। और गलती उनको गलत है, लेकिन उनको गलती इसलिए भी नहीं करे क्योंकि इंसान है तो जलेंगे भाई, नो डाउट जलेंगे, इंसान है तो। और हमारा जो कंपटीटर है, हम तो चाहेंगे उससे बेहतर करना, तो सीधे उंगली से खान सर घी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वहां पे एक मौका का क्या उठा ली फायदा। और उनके पास बिहार में अच्छा खासा पहचान है, पकड़ है, तो उनको लगा कि हम इस चीज को आसानी से क्या कर लेंगे, कि मैनेज कर लेंगे। लेकिन वो क्या होना कि दूसरे जगह से सीसीटीवी कैमरा आ गया। तो पहली बात, खान सर जो आरोप लगा दिए रोशन आनंद सर पर, वहां वो गलत हैं। बाकी एज अ टीचर वो कंपटीटर के साथ कैसा पेश आते हैं वो उन पे डिपेंड। एज अ इंसान हमको वो अच्छे लगते हैं। देखिए, अपना बड़ाई तो थोड़ा हर कोई करेगा। आप हमसे भी कुछ सवाल किए तो हम तो पहले अपना ही नाम लेंगे ना। तो वो खान सर का है कि थोड़ा अपने बारे में ज्यादा वो करते हैं, लेकिन गांव समाज ठीक है, वो पैसा कमा ही रहे हैं, स्टूडेंट से ही कमा रहे हैं, दे भी तो लोगों को ही रहे हैं ना। जैसे दे रहे, कम दे रहे, ज्यादा दे रहे, दे तो रहे हैं। नो डाउट खान सर एक अच्छे इंसान है। एज ए टीचर थोड़ा सा क्या ना कि उनको अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए था। जो जितना अच्छे वो इंसान है ना, उतने अच्छे बस वो दिल को टीचर के प्रति स्वाधीनता रखने ना, तो वो एक बहुत महान शिक्षक, उनका तुलना अब्दुल कलाम से किया जाएगा एक समय में। बस उनको थोड़ा सा क्या करना है, वो दृश्यावेश जो है, जलनशीलता, वो आसपास के टीचरों से वो थोड़ा कम रखें। बाकी वो बेहतर है, और आने वाला समय में गॉड करे वो और आगे जाए। तो लेकिन हाँ, एक चीज और, रोशन आनंद सर के साथ बहुत गलत हुआ। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। एज अ टीचर अगर कोई जेल चला जाता है तो उसके अंदर का कलेजा होता है वो कांप जाता है। अब कभी भी अगर उन दोनों में दोस्ती हो भी जाता है तो खान सर के मन में कुछ रहे या ना रहे, रोशन सर के मन में जरूर रहेगा कि इसी इंसान की वजह से हमको जेल जाना पड़ा था। तो ये नहीं होना चाहिए था। और अगर हो भी गया खान सर से गलती, तो जैसा धर्मेंद्र प्रधान को माफी मांगना चाहिए था, खान सर को आना चाहिए था कि देखिए फ्लो में गुस्सा में हमसे गलत बोला गया सर का। अच्छा, एज अ टीचर रोशन आनंद सर ने काम नहीं, पोस्टर वगैरह नहीं फड़वाया, स्टाफ फाड़ा है, गोली स्टाफ ने चलाया, खान सर ने नहीं चलाया। तो जब दोनों टीचर का गलती नहीं है तो भैया मैनेज कर लेना चाहिए था। तो खान सर को वहां पे गलती हो गया था, उनको खुद जाकर के सारा चीज वापस करके सर को निकाल लेना चाहिए था और अपना फील्ड में, तब खान सर भी और महान बन जाते। लेकिन भाई इंसान है तो जलनशीलता वाली भावना थोड़ा उनके अंदर है। तो जैसा कि आप एक टीचर हैं और कंप्यूटर सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, अगर ये दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो आप किसके साइड जाएंगे और क्यों? देखिए, हम जिस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, हजारीबाग झारखंड, इस जगह पे अभी ऑफलाइन को थोड़ा सा बेहतर माना गया है और ऑफलाइन से बच्चे ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन की ओर हमें बढ़ने का थोड़ा प्रयास अब करना चाहिए। तो अभी के सिचुएशन के अनुसार ऑफलाइन इज द बेस्ट, बट हम लोग को ऑनलाइन की प्रयास बच्चे जो है मतलब अभी यूट्यूब से वर्क कर ले रहे हैं, चैट जीपीटी से बहुत आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो है ऑफलाइन को मतलब आने वाले 5 साल में आप कहाँ देखते हैं? ऑनलाइन क्लास से ज्यादा रहेंगे या ऑफलाइन? देखिए, नो डाउट कि देश भर की अगर बात किया जाए तो अभी ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन से बेहतर होते जा रहा है। तो आने वाला 5 साल में तो ऑनलाइन हो ही जाएगा, नो डाउट कि हो ही जाएगा। लेकिन हम अपनी बात कर रहे थे, हम अपनी जगह की बात कर रहे थे, अपनी मिट्टी की बात कर रहे थे कि हम लोग जहां पे हैं, हम लोग अभी ऑफलाइन पे बने रहे और धीरे धीरे ऑनलाइन की ओर बढ़े। क्योंकि एक झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे अचानक किसी चीज को इंप्लीमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़ा सा प्रिमिटिव सोच के ज्यादा है। तो इसीलिए, और देश भर की अगर पूरी बात करें तो ऑनलाइन इज द बेस्ट। ऑनलाइन एक बेस्ट तरीका है लोगों से कम्युनिकेट करने का, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंप्लीमेंट करने का और नए नए चीजों को गेन करने का। तो आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट करेंगे और बाकी क्या क्या आप इम्प्रूवमेंट आने वाले 5 साल में करेंगे, जो आप बताएं? देखिए, हम अभी तक तो वैसा आगे आने वाले समय में हम किसी चीज को लेकर के अभी तक क्लियर नहीं किए हैं, ये करियर में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। नो डाउट कि हम बच्चों के लिए हमेशा खड़ा है, और चाहे हम कोचिंग पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा माइंड कहीं और भी सेट हो रहा है। तो अगर इस फील्ड में रहेंगे तो अपने आप को इससे बेहतर जगह पे और ऑनलाइन शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर इस फील्ड में नहीं रहे तो अलग की बात है। नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर कल आपका कोचिंग बंद हो जाता है, गूगल कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट, तो संदीप सर क्या करेंगे? मतलब अर्निंग के लिए या कुछ भी नेक्स्ट मूव आपका क्या रहेगा अगर आप कोचिंग आपका बंद हो जाता है? अर्निंग के लिए या फिर करियर के लिए? अर्निंग और करियर दोनों के लिए। जब करियर है तो उससे अर्निंग भी आपको है ना, तो दोनों। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमको अब करियर के लिए कोई चिंता नहीं होती हमें,
इसलिए क्योंकि हमको थोड़ा मोड़ा हर एक काम आता है। अगर हमको अचानक कोचिंग बंद हो जाए और हमें अपना जीवन यापन करना रहे, 6 महीना जेसीबी चला लेंगे, वो भी चलाने आता है। हाँ। गाड़ी भी चला लेंगे, गाड़ी भी चलाने आता है। और इसके बाद अपना प्रोफेशन तो है टीचिंग, किसी स्कूल में जाके पढ़ा लेंगे, पार्ट टाइम किसी कोचिंग में जाके पढ़ा लेंगे। लेकिन एज अ पूरे लाइफ में करियर की तौर पे बात करें तो हम इन छोटे छोटे पार्ट टाइम काम करने के साथ साथ एक स्टेबिलिटी बनाएंगे और आने वाला समय में हम एक समाज सेविक के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं। समाज में ताकत की ओर देखना चाहते हैं, समाज के लोगों के लिए खड़ा होना चाहते हैं और उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। करियर के तौर पे अगर हम बात करें, मतलब लोगों के लिए हम जीना चाहते हैं, लोगों के लिए मरना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में आपका आने का मन है क्या? पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स में लोगों का सेवा पॉलिटिक्स से ही नहीं किया जा सकता है। हम ऐसा बनना चाहते हैं कि अगर गांव में किसी इंसान को तकलीफ हो तो मुखिया से पहले वो मेरे पास आए कि भैया ये दिक्कत है। मुखिया से ज्यादा उम्मीद हमसे होना चाहिए। मेरे विधानसभा में किसी को दिक्कत हो, किसी के घर में लाइट नहीं आ रहा है, किसी के घर में पानी का दिक्कत है, चापाकल मांगना है, तो वो विधायक से जाने से पहले हमारे पास आए कि हम संदीप भैया के पास चापाकल मांगेंगे, हमको दे देंगे। तो हमको विधायक नहीं बनना, मुखिया नहीं बनना, किसी पॉलिटिक्स के पद पे नहीं जाना, लेकिन बिना पद पे रहे हुए उन लोगों से ज्यादा पावरफुल बनना है। नहीं, बोलते तो सब है, लेकिन आगे चल के मतलब अभी 2-3 साल बाद वैसा काम करने के बाद पॉलिटिक्स में सब आते हैं, तो वैसे तो हो सकता है ना। देखिए, तो भविष्य किसने देखा है? अगर जनता का प्यार रहा, जनता का इच्छा रहा कि नहीं भाई आप इससे ज्यादा काम बेहतर उससे कर सकते हैं, तो ये कोई नहीं जानता है। भविष्य हमने देखा नहीं है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग अभी जहां तक मेरा इच्छा है कि हम थोड़ा सा राजनीतिक से दूर रहें, क्योंकि राजनीतिक में कितनों बेहतर छवि लेके जाइएगा, आपको गाली सुनना ही है। कितनों अच्छा काम करिएगा, अपोजिशन से ब्लेम सुनना ही है। तो राजनीतिक हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो एक दूसरे के प्रति खींचातानी करते हैं ना, अच्छा काम में भी खींचातानी कर रहे हैं, तो वो हमको अच्छा से पसंद नहीं आता। रही बात बाकी पैसे कमाने का, इतना तो हमको पता है कि अगर पैसा हमको कमाना है तो कमाने अपने दम पे कमाना, और सेवा भी। जैसे खान सर के भी हमने बात किया, खान सर कौन सा पार्टी में है, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने दम पे जितना हो पा रहा है कर रहे हैं ना। अभी जो भी इनके पास पहुंचता है, जो हो पाता है। अभी रोशन सर का भी हमने वीडियो देखा, एक बच्चा को 5 लाख रुपए दिए सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए, तो उन लोगों के पास क्या है? पैसा है, अपने करियर पे लोगों का सेवा कर रहे हैं। तो हम भी वैसे ही बनना चाहते हैं, एज अ टीचर या फिर एज अ समाज सेवी, जो भी इंसान बने, बस लोगों का बिना पद पे रहे सेवा करना चाहते हैं, सबके दिल में प्यार पाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, अगर कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए और उस पार्टी में रह के अगर सेवा भी कर रहे हैं, तो अगला पार्टी के लोगों के लिए, अगला पार्टी के लिए हम दुश्मन ही कहलाएंगे। बट मुझे दुश्मन नहीं चाहिए, मुझे सारे लोग प्यार करें, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, अभी नए नए जयराम भैया हो, या जितने लोगों का पार्टी के लोगों हैं, सब लोग हमको प्यार करें, क्योंकि हम समाज का सेवा करना चाहते हैं। अभी तो यही है, बाकी भविष्य कोई नहीं देखा है। केंद्र सरकार की मतलब हम लोग कुछ बात की है जिसमें आपके अनुसार से वो फेल होती नजर आ रही है। हाँ, पूरी तरीके से। अब झारखंड सरकार के बारे में क्या करना चाहेंगे? यहाँ भी मतलब सेम ही कंडीशन है, देखिए, पेपर आता है, लीक होता है, कंडीशन तो सेम है। झारखंड को भी पता चल चुका है कि भैया ये, इनको भी थोड़ा सा भ्रम होते जा रहा है कि झारखंड आदिवासी कवर क्षेत्र है और हमारे सीएम सर जो है उसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको ये भ्रम होते जा रहा है कि हम कुछ करें या ना करें, झारखंड की जनता पे हमारा पकड़ है और हमको आगे इन लोग रखेगा ही रखेगा। तो एक बार इनका भी भ्रम तोड़ना चाहिए, एक बार बीजेपी को या जयराम भैया को, किन्हीं को एक बार मौका देना चाहिए, फिर से वापस ले आइए। तो मौजूदा दौर पे झारखंड की सरकार भी हमारे हिसाब से हर चीज में फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि आप देख लीजिए झारखंड का कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें क्लियर कट एग्जाम हो रहा है। 11th हो या बेसिक जो 11th 12th का एग्जाम हो रहा है, वो तो अच्छे से करवा ही नहीं पा रही है। तो यही प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आप हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट की टीचर हैं, और तो टेक फील्ड के बारे में आपसे कुछ सवाल रहेगा। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या वो रेवोल्यूशन ला रहा है या फिर क्या? देखिए, उसका 2 मोटिव है। पहला, एआई आने के बाद नो डाउट कि एक अलग क्रांति आया है, लेकिन किनके लिए? जो इस चीज को समझ पा रहे हैं, जो इस चीज को यूज कर पा रहे हैं, उनके लिए अलग क्रांति है। लेकिन जिनको एआई के बारे में पता नहीं, उनको उसके द्वारा मिसयूज किया जा रहा है, उनका यूज करके उनका मिसयूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एआई को लाइए, लेकिन एआई पे एक रिस्ट्रिक्शन कोडिंग होना चाहिए कि एआई किस हद तक आपके काम को करेगा। जैसे हम अगर एआई को कह दे रहे हैं कि मान के चलिए AK-47 कैसे बनाते हैं,
तो वहां पे वो रिस्ट्रिक्ट कोडिंग है, वो आपको नहीं बताएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर एआई को कह दे कि इस फोटो को लड़का लड़की का फोटो को गले लगा दीजिए, वो लगा के दे रहा है, तो इस पे भी तो रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए ना। इस पे क्या होगा कि किसी भी नॉर्मल जो अनजान बच्चियां हैं, कहीं ना कहीं इसका मिसयूज हो रहा है, तो आप कौन करेंगे? जो ऊपर पद पे है, क्योंकि अनपढ़ लोगों को, जिनको ये चीज पता नहीं है, उनको तो ये पता भी नहीं है और उनके लिए यूजफुल भी नहीं है, और जिनके लिए यूजफुल है वो यूज किसी और फील्ड में करना चाह रहे हैं। तो इसका दो मोटिव है। लेकिन अगर ये देश शिक्षित होता है, आने वाला 2, 4, 5, 10 साल में एजुकेशन का स्तर बढ़ता है, तो एआई नो डाउट हमारे देश को विकसित करने में और देश को, एजुकेशन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान साबित करेगा। बस कुछ उसमें प्रोग्रामिंग को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो अभी के टाइम में मोबाइल जो है वो एक स्टूडेंट के लिए टीचर है या फिर डिस्ट्रैक्शन है? देखिए, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल को हथियार बना करके अपने लक्ष्य में कामयाब हो रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मोबाइल का यूज करके अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये हम ये नहीं कह सकते मोबाइल खराब है या अच्छा है, ये डिपेंड करता है मोबाइल यूज करने वाले पे, कि आप उसमें रामायण देख रहे हैं कि रामलीला दिख रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जैसा उनको बचपन से संस्कार, अभी प्रॉब्लम क्या है, आप देखते हो गांव में छोटा बच्चा अगर जन्म लेता है तो अगर रोता है, पहले हमको उसको खुश कराने के लिए झुनझुना बजाते थे, झुनझुन बजाते थे। अभी अगर रो रहा है तो उसको मोबाइल में यूट्यूब वीडियो चालू करके दे दिया जा रहा है। क्या वो आने वाला समय में 2-4 साल के बाद जब उसको ज्ञान होगा तो क्या वो मोबाइल में एआई को यूज करेगा? नहीं। बचपन से उसने यूट्यूब में भोजपुरी वीडियो देखा है, बचपन से उसको कार्टून दिखाया जा रहा है, तो सबसे पहले कार्टून का शौकीन बनेगा, वीडियोस का शौकीन बनेगा। तो कहीं ना कहीं उसको बचपन से वो आदत लगाया जा रहा है। तो अगर मोबाइल का सही यूज करना है तो बचपन से ही मोबाइल का असली यूज बताना, मेन यूज बताना है, और बच्चा को यही कहना कि इसी में ही यही काम ही होता है मोबाइल में, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, तो मोबाइल का सही यूज हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन को हम यूजर पे डिपेंड करते हैं कि वो किस तरीके से उसको फॉलो करते हैं। मोबाइल एक हथियार भी है और मोबाइल एक रामबाण भी है, आप उसको कैसे यूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पॉडकास्ट के एंड कुछ मिनटों में मेरा सवाल फिर से वही रहेगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को हजारीबाग भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो लोग वो अपने बच्चे के ऊपर कैसे गाइड करें, कैसे ध्यान दें, मतलब क्योंकि बच्चे यहाँ पे आके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, गलत वहाँ वो जो है पेरेंट्स उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं लेकिन वो गलत संगत में पड़ जाते हैं या बहुत कुछ। तो एक पेरेंट्स को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, हम सारे पेरेंट्स से यही कहेंगे कि देखिए, आप लोग बच्चे को हजारीबाग भेज करके निश्चिंत नहीं हो जाइए। गार्जियन क्या करते हैं, बच्चे को हजारीबाग भेज देते हैं, कोई सीनियर होते हैं कहते हैं बाबू देखना हम बेटा को भेजे, थोड़ा ध्यान देना, और वो खुद निश्चिंत हो जाते हैं। और जिनका भुगतान उनको बाद में करना होता है, क्योंकि देखिए गांव घर से जब बच्चे आते हैं उनको गांव घर में उतना फ्रीडम होता नहीं है, और अचानक जब बच्चे हजारीबाग आते हैं और उनको कोई यहाँ रोकने टोकने वाला होता नहीं है, तो क्या है ना कि वो थोड़ा सा फ्रीडम को यूज करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं फ्रीडम को जब यूज करते करते उनको कोई ऐसा संगत मिल जाता है जिसमें इंटरेक्ट हो जाते हैं, तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो माँ बाप को क्या करना चाहिए? पहली बात, प्रत्येक दिन बच्चों से बात करना चाहिए, कभी कभार अचानक उनको वीडियो कॉल करना चाहिए, अचानक बोलना उठाओ, और सप्ताह में 1 दिन, अगर भाई आप इतना पैसा खर्चा करके बच्चों को भेज रहे हैं, सप्ताह में 1 दिन बिना बताए बच्चों का रूम आ जाना चाहिए, बिना बताए। इससे क्या होगा ना, बच्चे का असली मूवमेंट पता चलेगा कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। तो प्रत्येक दिन बात करिए, प्रत्येक दिन क्लोज रहिए, और हर बात पे उनको सवाल किया कीजिए, ऐसा क्यों, यहाँ क्यों। अगर बच्चा बोल रहा है क्लास नहीं गए थे आज, तबियत खराब है, तो माँ बोलती है ठीक है बेटा 2 दिन रेस्ट कर लो। तबियत खराब है, क्या हुआ है ये तो पूछिए। अगर कुछ दिन पहले हम एक बच्चों को मार रहे थे, कुछ बच्चे क्लास में नहीं एब्सेंट किए थे 2-3 दिन, तो हम सारे बच्चे को मार रहे थे और ये बोल के मार रहे थे पहले आप गार्जियन से बात करवाइए। ज्यादातर बच्चे जब क्लास नहीं आते हैं तो हम उनको एक ही शर्त पे मारते हैं, या आप पहले गार्जियन से बात करवाइए, क्यों नहीं आते हैं, अगर नहीं आए तो आपको गार्जियन को पता होना चाहिए। तो कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हमारे गार्जियन को तो पता ही नहीं है, तो नहीं पता इसका मतलब गार्जियन को ठग रहे हैं यहाँ पे। अगर हमें तबियत खराब है, हमें परेशानी है, तो हम सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करेंगे? पेरेंट्स को तो पता रहेगा, पेरेंट्स को तो पता रहेगा, और पेरेंट्स को नहीं पता इसका मतलब आप पेरेंट्स का मिसयूज कर रहे हैं, पेरेंट्स का पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो बच्चे नहीं बताते हैं हम मारने लगते हैं, और उसी में से गार्जियन हमको कह दिए कि आप बच्चा को काहे मार रहे हैं, बच्चा को खाली समझाइए। तो आप बताइए, टीचर को आप छुट्टी नहीं दे रहे हैं, टीचर अपने लिए मार रहा है क्या? नहीं। टीचर ये कर रहा है कि आपके बच्चों को पूछ रहा है कि क्यों नहीं आए, और अगर नहीं आए हैं तो पहले आपसे हम बात कर ले रहे हैं,
तब हम बच्चों को नहीं अगर बात करवा रहे तब मार रहे हैं, ताकि वो बच्चा आपका सुधरे। अब गार्जियन ही कहता है नहीं अब क्यों मारिएगा, मारना नहीं है ना, सिर्फ समझाइए, आएगा चाहे नहीं आएगा समझाइए। ये गार्जियन का लैंग्वेज होता है। तो कुछ ऐसे गार्जियन है ना जिनके वजह से, खुद के वजह से उनके बच्चे डाइवर्ट होते हैं। बिल्कुल। तो पहली बात तो आपको छूट देना पड़ेगा। आज से हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमारे पापा लोग सर लोग को 100 रुपये महीना में एक्स्ट्रा देते थे मारने के लिए, कि कुछ गलती करता मारिएगा, 100 रुपये महीना फीस एक्स्ट्रा देते थे। और आज का गार्जियन क्या है कि अगर बच्चा को थोड़ा चुटकाइएगा भी डंडा से, 4 आदमी लेके स्कूल पहुंच जाएगा। कैसे छू दिया आप मेरा बच्चा को? तो बताइए, वो बचपन से ही बच्चा को किसी से डर ही नहीं है। आप माँ बाप है, आप प्यार कर रहे हैं, टीचर से डर आप रहने नहीं दिए, वो बच्चा डाइवर्ट होगा कि नहीं होगा? तो पहली बात आपने घर से खुद कमजोर करके भेजा है, और यहाँ भी टीचर को आप हथियार दे नहीं रहे, और आप खुद गाइड नहीं कर रहे हैं। तो भैया आपका जो बच्चा है वो मंदिर में जाकर घंटी थोड़ी बजाएगा, वो तो वही करेगा जो उसको माहौल मिलेगा। और हजारीबाग का माहौल आपको पता है। बिल्कुल। तो चाहेगा तो गार्जियन अपने माहौल कितना खराब रहे, 4 आदमी दारू पीने वाला, 1 आदमी बिना दारू पीने वाला बैठ के उन लोग साथ पार्टी कर सकता है, कर सकता, माहौल कितना गंदा हो। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। गार्जियन सिर्फ महीने का पैसा देकर के चुपचाप लगा देते हैं और किसी सीनियर को बोल देते हैं थोड़ा ध्यान देना, जो कि नहीं हो सफल हो पाता है। धन्यवाद। अपनी जिंदगी के मतलब आप कितना एज हो रहा है? मेरा 25 कंप्लीट हो गया, 26 रनिंग है। तो 25 साल में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप अपना शेयर कीजिए स्टूडेंट के साथ, जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, कुछ ऐसा सीख दीजिए जो उनको लाइफ में नहीं करना है, कुछ ऐसा भूल या कुछ अच्छी बातें। देखिए, अगर स्टूडेंट के तौर पे कहिएगा तो भूल होना जरूरी है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये भूल गलत था। जब तक आप भूल नहीं करिएगा तब तक आप सीख नहीं पाइएगा। तो अगर मेरे तरफ से आज के यूथ को कोई सजेशन देने कहते हैं तो मैं ये कहता हूं कि जिंदगी में लाख बार गिरो, बट 1% खड़ा होने की ताकत अपने अंदर जरूर रखना। बिल्कुल। गिरना जरूरी है, गिरो, गिरना को हारना नहीं कहते हैं, लेकिन गिरने के बाद आप उठने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो आपका हारना कहलाता है। आप 11th एक बार बच्चा फेल हो जाता है, दूसरा बार पढ़ना छोड़ देता है। एक बार सीजीएल का एग्जाम में पेपर लीक हो गया, मोटिवेशन टूट जाता है, दोबारा एग्जाम देना बंद कर देते हैं आप। एक बार किसी बिजनेस में स्टार्टअप नहीं मिल पाया, उसको छोड़ करके नए बिजनेस में चले जाते हैं। इसको कहते हैं हारना, इसको करते हैं हारना। और नेल्सन मंडेला 15 साल जेल जाने के बावजूद भी अगर राष्ट्रपति बन के देश में दिखाए हैं, तो ये कहते हैं हार के सीखना। तो हम जिंदगी में हर बच्चों को यही मोटिवेट करेंगे कि आप लोग हारिए, हारने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हार करके अपने आप को गिरा हुआ समझ लेना, ये आपके अंदर नेगेटिविटी है। अपने आप को दोबारा खड़ा करने का प्रयास कीजिए। बेशक जब हारिएगा तो सारे लोग आपका साथ छोड़ देंगे, और दोबारा खड़ा होने का प्रयास कीजिएगा तो बेशक आप अकेले रहिएगा, लेकिन अकेले जो वक्त आपको सिखाएगा ना, वो 4 दोस्तों के साथ नहीं सीख पाइएगा। बुरा वक्त जो आपको सिखाएगा, वो अच्छा वक्त आपको वो चीज नहीं बता पाएगा। इसीलिए हारिए, लड़िए, लेकिन उठने का प्रयास हमेशा कीजिए। 1% भी अगर चांस है तो उस काम में आप जरूर हाथ डालिए। यही मेरे यूथ को सजेशन रहेगा। बाकी देखिए, सबका सिचुएशन अलग होता है। अगर हम कोई मोटिवेशन चीज बता भी रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, हो सकता है उसके लाइफ में ऐसा चीज हो ही ना, क्योंकि हर स्टूडेंट का स्थिति, परिस्थिति, मोटिवेशन, डेडिकेशन, इंटेंशन सबका अलग अलग होता है। तो हम जो बताएंगे उस सबके लाइफ में अप्लाई नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सबके लाइफ में है। आप कोई भी करियर में जाओ, अभी देखते होंगे वो कौन है, केल्विन, क्या नाम है, आर्यन केल्विन, आर्यन केल्विन। क्या वो आज से ही यूट्यूब में वीडियो बना रहे थे, इंस्टा पे आज से वीडियो बना रहे थे? कौन जानता था 2 साल पहले उनको? कोई नहीं जानता था। लेकिन उन्होंने निरंतर मेहनत किया। वो कहते थे कि यार हमारा व्यूज ही नहीं जाता था, ये होता है, वो होता है, गिरते, लेकिन उन्होंने प्रयास करते गया। और कितने लोग ऐसे सोशल मीडिया पे अगर वायरल नहीं हो पाते छोड़ देते हैं, उसको हारना कहते हैं। और वो कहते हैं हार के सीखना और अंत में जीतना। तो जीतने का प्रयास करना नहीं है, सिर्फ लड़ने का प्रयास करना। जीत तो निश्चित होगा, लड़ना ही छोड़ दीजिएगा तो फिर हार ही गए। गिरना भी जरूरी है, गिरना तो बहुत जरूरी है। नहीं गिरिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। अब देखिएगा, अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में सरकार बनाएंगे, उनका काम करने का तरीका पहले से और जोर शोर से होगा। अगर बीजेपी झारखंड में आती है, उनका काम करने का तरीका और जोश में होगा। अगर अगर जयराम भैया को अगर और अच्छा कुछ पद मिलता है, उनका काम करने का तरीका और भी बेहतर होगा, क्योंकि ये लोग हारे हैं और हार के इन लोग आगे फिर महफिल में लड़ रहे हैं, तो इनका ताकत दोगुना हो जाता है। बिल्कुल। तो अब वीडियो के एंड में कुछ रैपिड फायर सवाल करते हैं ना, उसको मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है, उसके आप
मैं जो भी सवाल करूंगा उसका एक आंसर देना है ना? एक आंसर देना है। बिल्कुल। तो डिग्री या स्किल? डिग्री या स्किल? मेरे हिसाब से स्किल। डिग्री डजंट मैटर। ओके। ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास? झारखंड हजारीबाग में मौजूदा स्थिति को लेकर के ऑफलाइन, बट ऑनलाइन की ओर बढ़ने का प्रयास करना। डिपेंड ऑन स्टूडेंट। गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब? नो गवर्नमेंट जॉब, नो प्राइवेट जॉब। मेरे अकॉर्डिंग अगर जिंदगी काटना है तो गवर्नमेंट जॉब करिए या प्राइवेट जॉब करिए, बट जिंदगी जीना है तो खुद का जॉब करिए। एआई या ह्यूमन टीचर? मौजूदा स्थिति ह्यूमन टीचर इज बेस्ट, ओके। बट आने वाला समय में एआई बहुत बेहतर करेगा। मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी? एवरी टाइम स्टडी, एज योर चॉइस, एज योर डिजायर, एज योर कंडीशन। क्योंकि जहां पे आप अपने आप को एक चीज से फिक्स कर देते हैं, वो चीज करने में थोड़ा प्रेस लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां पे अपने आप को फ्रीली रखते हैं, जब मन करे 10 ही मिनट पढ़िए, लेकिन पढ़िए जब दिन भर में, सुबह शाम जब उठे। लेकिन जहां अपने आप को बांध कर दीजिए कि ये काम हमको इस टाइम पे करना ही है, वो काम करने में अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता वो चीज। जैसे जिस चीज को आप अपने आप से बांध दीजिएगा ना, तो वो काम 2 दिन अच्छा लगेगा, 3 दिन अच्छा लगेगा, डेली अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने को फ्रीली रखिए, जब दिल करे 5 मिनट 10 मिनट पढ़िए, उठ जाइए, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अपना अपना सबका चॉइस होगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम? एजुकेशन के पर्पज से हिंदी मीडियम इज बेस्ट, बट इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना चाहिए बिल्कुल। देश में सरवाइव करने के लिए। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क, नो डाउट यार। हार्ड वर्क तो एक रिक्शा वाले भी कर रहा है, हार्ड वर्क तो रिक्शा वाले भी कर रहा है, नो डाउट। स्मार्ट वर्क, सही डायरेक्शन वर्क। स्मार्ट वर्क के साथ तो हार्ड वर्क भी करना जरूरी है ना? तो स्मार्ट वर्क का मतलब मेहनत के साथ साथ स्किल के साथ उसको करना। मेहनत तो करना ही है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या हुआ कि आपको मेहनत करना है, बट स्किल से करना है। और हार्ड वर्क का क्या मतलब हुआ? खाली खाटते रहिए रगड़ के, उसमें स्किल नहीं यूज होता है। स्मार्ट वर्क में स्किल यूज नहीं होता है। कोचिंग या सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी, और अगर आप उस लायक नहीं है तो कोचिंग का मदद ले सकते हैं। तो बाबू गांव को एक वर्ड में कहना हो तो क्या, एक लाइन में कहना हो तो क्या कहेंगे? किस फील्ड में? मतलब फील्ड बताइएगा। जैसे बाबू गांव तो मतलब लोग एजुकेशनल फील्ड से ही रिलेटेड, तो उसी के बारे में बताइए एक लाइन में। देखिए, हमको तो ऐसे गांव जैसा लगने लगा। मेरा बाबू गांव से हमको बहुत प्यार हो गया है। तो जो भी है थोड़ा सा साफ सफाई किया जाए बच्चा लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बच्चे दूसरे जगह से आते हैं। तो थोड़ा साफ सफाई रखा जाए, आसपास में कचरा ना फैलाया जाए, थोड़ा सुंदरीकरण किया जाए, क्योंकि ये ज्यादातर गांव जैसा लगता है। तो गांव को थोड़ा सा क्या है ना कि लगना चाहिए कि यहाँ पे हजारों लाखों बच्चे इस तरह से क्लास करते हैं। तो थोड़ा सा इस पे क्या है ना कि सुंदरीकरण करना चाहिए। और आई लव बाबू गांव भाई, बहुत अच्छा लगता है। गांव से ज्यादा सुकून हमको बाबू गांव में है। अभी के टाइम में डिग्री का ज्यादा वैल्यू है या स्किल का? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस संस्था आपको हायर कर रहा है। कुछ संस्था आप जा कहाँ रहे हैं, कुछ संस्था डिग्री के बेस पे हायर करता है, कुछ संस्था स्किल के बेस पे हायर करता है। अभी के टाइम में बात करें तो स्किल मैटर करता है कि मैटर कर रहा है। किसी भी फील्ड में जाना है तो आपके पास स्किल होना चाहिए। हाँ, जैसे हम वही तो बोले कि डिपेंड कर रहा है कि आप किस जगह पे जा रहे हैं। बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि आप खाली ग्रेजुएशन पास किए, उठा के डाल दिया है, बाद में वही ट्रेनिंग करवा रहा है। बहुत सारा ऐसा चीज भी है। बहुत सारा हमारे पास ऐसा वैकेंसी जाता है जो खाली भैया एडीसीए किया है, उठा के डाल दीजिए, बाकी वो ट्रेनिंग करवा लेगा। तो डिपेंड करता है कि किस फील्ड में आप जा रहे हैं। और लास्ट में एक सवाल रहेगा कि उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो 12th करने के बाद कोचिंग खोल ले रहे हैं, और मतलब वैसे बच्चों को क्या कहेंगे कि हजारीबाग में जो है 12th करने के बाद कुछ हो? हाँ, ये भी एक सरकार की भी दिक्कत है, बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगारी है, करना पड़ता है। तो क्या कहेंगे वैसे लोगों को जो देखिए, 12th के बाद कोचिंग? वैसे लोगों को जो 12th के बाद तुरंत कोचिंग खोल रहे हैं, हम आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहते। सबको अधिकार है आगे बढ़ने का, बिल्कुल। बट आप अगर कोचिंग खोल रहे हैं 12th के बाद, तो एज अ ऑप्शनल नहीं, उसको अपने करियर के तौर पे खोलिए, भविष्य के तौर पे खोलिए। अगर अभी तुरंत आप खोल रहे हैं तो, क्योंकि जहां आप उसको करियर के तौर पे देखिएगा तो आप लंबा टारगेट लीजिएगा, और लंबा टारगेट लीजिएगा तो आप मेहनत करके बच्चों को लाइएगा। लेकिन जहां आप उसको बस एक टाइम पास के तौर पे खोल लिए कि नहीं, जब तक ये नहीं होता है तब तक खोल लेते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा,
तो वहां पे आप अपना 100% उस चीज को नहीं दे पाइएगा और आपका ध्यान कहीं और रहेगा और आप नहीं पढ़ा पाइएगा। फिर बच्चों को लाने के लिए आपको फिर वही मलाई चॉप खिलाना होगा, मलाई चॉप खिलाना होगा। इसलिए आप लोग अगर प्रोफेशनली उस चीज को देख रहे हैं कोचिंग, तो बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। लेकिन एज अ ऑप्शनल देख रहे हैं, एज अ टाइम पास, एज अ पार्ट टाइम, तो थोड़ा सा आप लोगों को इससे सतर्कता बरतना चाहिए, क्योंकि हजारीबाग में सारे कोचिंग अब सक्सेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को पता चल चुका है। पहले क्या थे, लोग मेहनत करके आगे बढ़ जाते थे, अब मेहनत करके भी लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि स्तर थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो अब आने वाला समय में थोड़ा सा आप लोग आइए, तो जज्बा से आइए, जुनून से आइए, जोश से आइए। और लोगों आज क्या पता है ना, 12 के बाद जब लोग कोचिंग खोलते हैं ना, तो पूछ लेता है, अरे 10 बच्चा तुम भेजेगा, हम खोले ट्यूशन में। उसको पूछता है 20 बच्चा तुम भेजबी, खोलियो ट्यूशन में। उस सर के पास जाता है, वो ट्यूशन खोल रहे हैं, मदद कीजिएगा ना 50-100 बच्चा। वो पहले 200 बच्चा फीड कर लेता है। तो स्टार्टिंग में मतलब कैसे कोचिंग चलाए, कुछ तो करना होगा ना। अरे भैया, तो हम क्या बोल रहे हैं, जाइए आप, लेकिन वो सिर्फ किस हिसाब से, टाइम पास के हिसाब से खोल रहा, पार्ट टाइम करना चाह रहा है वो, एक ऑप्शन। आप तो बिल्कुल हेल्प लेना होगा, सबसे हेल्प लेना होगा, लेकिन आप उस चीज को डायरेक्ट करियर के तौर पे उतरिए। ये हमारा लाइफ में करियर ही यही बनाना है, हमको बच्चों से ही करियर बनाना है, कोचिंग से ही करियर बनाना है। तो आप क्या होगा, दिन भर तो आप पढ़ाइएगा, शाम में जाके इसी के बारे में सोचिएगा, इसी के बारे में सोचिएगा, असाइनमेंट बनाना, पीडीएफ बनाना, बच्चों को और क्या देना, बच्चों के लिए और क्या करना, क्योंकि आपका दिन भर में यही चलते रहेगा, क्योंकि हम जो किए वही हम बता रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम ऑप्शनल के तौर पे देखें, तो सुबह तो ट्यूशन पढ़ाएं, शाम में अपना तैयारी करने लगे हैं, शाम में अलग चीज करने लगे हैं, या मेरा कुछ कोई अलग चीज है उस पर ध्यान देने लगे हैं, तो वो 100% हम बच्चों पे नहीं दे पाएंगे, तो इसका एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं करवा पाएंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्या है ना, कि इस पे दीजिए तो फुल दीजिए, और नहीं तो थोड़ा सा स्टॉप हो जाइए। एक सवाल जो है थोड़ा रील्स वगैरह में वायरल होता है कि कितना कमा लेते हैं संदीप सर, कितना कमा लेते हैं? ये बात हमारे स्टूडेंट को पूछ सकते हैं। आपको बता दें, हम 7 साल से पढ़ा रहे हैं, अपना ट्यूशन मतलब 2019 के बाद ये 26 हो गया है, लगभग 7 साल होने वाला है। 7 साल में पैसा का तो पता नहीं, बच्चों का प्यार भरपूर मिला, भर भर के मिला है। इतना कमाए हैं कि मेरा जगह रखने के लिए नहीं पढ़ पाया तो इन्फिनिटी में जगह रख दी है। प्यार बहुत मिला है, बच्चों से रिस्पेक्ट बहुत मिला है, बच्चों का आदर मान सम्मान हमको बहुत मिला है। रही बात पैसे का, तो आपको अगर सच बताए ना, हम कमाते जरूर हैं कोचिंग में पैसा, लेकिन वही पैसा को हम सारा बच्चा में ही उड़ा देते हैं। साल में अगर 10 लाख कमा रहे हैं ना, तो 9 लाख रुपए बच्चे में उड़ जाता है हमारा। मंथली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना, साल में सम्मान समारोह रखना, हर साल में 3-4 फेस्टिवल होना, सरस्वती पूजा हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, ये सब सारा फंक्शन होना, लक्ष्मी पूजा होना, ये सब हम सारे पूजा करते हैं और सारा पैसा हम खुद से लगाते हैं। भंडारा करवाना, लक्ष्मी पूजा में कई बार भंडारा होता है हमारे यहाँ, सरस्वती पूजा में इतने धूमधाम से करवाते हैं, सारा पैसा हम घर से लगाते हैं। हम 1 रुपया भी बच्चों से नहीं मांगते हैं। तो कभी ना क्या होता है ना कि हम कमा तो लेते हैं, कुछ पैसा आ तो जाता है, लेकिन बस खर्चा पानी भर चल पाता है। यही सच्चाई है। बाकी नहीं, लोग जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसा बता दीजिए जैसे कि मैं हर महीने एक गाड़ी खरीद सकता हूँ या आईफोन, मतलब इस टाइप से लोग जवाब देते हो, तो आपका जवाब क्या कि मंथली में आप क्या ले सकते हो ऐसा? हर महीने हम 8-10 गो भाई रहते हैं, हर महीने 10 भाई फुल एंजॉय करते हैं लाइफ को, और कभी किसी को किसी चीज का दिक्कत नहीं होता। इतना जरूर कमा लेते हैं, इतना जरूर कमा लेते हैं, इतना बचा लेते हैं। कमाते तो ठीक है, बचाते उतना है कि हम लोग 8-10 भाई हंसी खुशी जिंदगी जी लेते हैं, मिलजुल करके खुशी खुशियां मना लेते हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे का ख्याल रख पाते हैं। और इतना जरूर कमाते हैं कि जल्दी किसी से मांगने का जरूरत हमें नहीं पड़ता है, जल्दी नहीं पड़ता, बाकी मुसीबत किसी को भी घेर सकता है। ठीक है, लास्ट सवाल हमारा पॉडकास्ट, आज के इस पॉडकास्ट में हमारा लास्ट सवाल ये रहेगा कि अगर हजारीबाग के बच्चे आपको आखिरी के 30 सेकंड में सुन रहे होंगे, तो उनको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे लास्ट के 30 सेकंड में? अगर हजारीबाग के बच्चे हमें सुन रहे हैं, तब पहला 3-4 पॉइंट आपको याद रखिएगा। सेल्फ डिपेंड बनना है, कॉन्फिडेंशियल बनना है, और हार्ड वर्कर नहीं स्मार्ट वर्कर बनना है। ये 3 चीज को आप ध्यान में डाल लीजिए। सेल्फ डिपेंड बन जाइए, स्मार्ट वर्कर बन जाइए, और
साथ ही साथ अपने आप को किसी से कंपैरिजन नहीं कर पाइएगा, आप आसमान छू जाइएगा। अगर कंपैरिजन नहीं कर पाइएगा तो जहां आप अपने आप को तुलना किए वहीं से आप अपने आप को नीचे झुकाना चालू कर दिए। तो कभी अपने आप को किसी से तुलना नहीं करना, किसी से नहीं, चाहे वो आपसे बेहतर हो, चाहे आपसे कोई नीचे हो। अगर ये आप अपने आप में इंप्लीमेंट कर लीजिएगा तो आपका सिर्फ फोकस अपने काम पे रहेगा, अपने मेहनत पे रहेगा, और एक दिन मेहनत आपको इतना ऊंचा ले जाएगा जिसका आप सपना नहीं देखे होंगे। लेकिन अगर आप किसी को तुलना में ले आए, कंपैरिजन में ले आए, तो आप सिर्फ उसी से आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी से तुलना में नहीं लाए तो कहां तक जाइएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा। तो बाकी धन्यवाद सर आज की इस पॉडकास्ट में हमारा मदद करने के लिए। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इनके पॉडकास्ट को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये नया क्रांति लाने का प्रयास किए हजारीबाग में, और ये अगर नया क्रांति लाने का प्रयास किया और आप सपोर्ट अच्छे से कीजिएगा तो आने वाला समय में आपके लिए ये बेहतर काम करेंगे। आने वाला समय में आपको हमसे मदद मांगना नहीं पड़ेगा, ये हमसे मदद मांग के आपको हक दिलाएंगे। तो अगर आपको सचमुच में हजारीबाग में कुछ नया बदलाव करना है तो जो नई शुरुआत करते हैं उनका कंधा से कंधा हाथ मिला के चलिए और सबको एक दूसरे को सपोर्ट करिए। जो आपके लिए आवाज उठा रहे, आज किन के लिए बैठे हैं? आपके लिए बैठे हैं, आपके सवालों को लेकर के आ रहे हैं जो आप डायरेक्ट हमसे नहीं पूछ पाते हैं। तो इन लोगों को बेहतर से बेहतर सपोर्ट करना है और हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। थैंक यू सो मच, बी सेफ, बी केयरफुल। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। लव यू सो मच, लव यू हजारीबाग, लव यू ऑल। बाकी आपका कुछ भी इंक्वायरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगला नेक्स्ट गेस्ट आपको कौन सा चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद सर।